प्यारे बच्चों, केमिकल बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। सबसे इजी चैप्टर और सबसे स्कोरिंग चैप्टर, और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट पूरे 12th में यूज होता रहता है। सो केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे अगर हम NaCl देखें, NaCl, तो हम कहते हैं भैया देखो Na सोडियम, सोडियम एक केमिकल है और क्लोरीन भी एक केमिकल है, और दोनों साथ में आ गए, दोनों साथ में आ गए, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया है, ये केमिकल बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड एक प्रकार से अट्रैक्शन होता है। केमिकल बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल पास पास रहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। जैसे देखो, सोडियम का प्लस है, सोडियम का प्लस, और क्लोरीन का है माइनस, क्लोरीन का माइनस। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, इस प्लस और इस माइनस के बीच में यहां पर हो जाता है अट्रैक्शन। इसके बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यानी एक दूसरे को बुलाएंगे ये, और फिर ये चिपक जाएंगे, क्लोज आएंगे, क्लोज, अट्रैक्शन की वजह से क्लोज आएंगे। समझ पा रहे हो? तो प्यारे बच्चों, केमिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को ही हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? केमिकल बॉन्ड का क्या मतलब होता है? केमिकल्स के बीच का अट्रैक्शन जिसकी वजह से वो क्लोज आते हैं, क्लोज। तो केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन देखो, केमिकल बॉन्ड का बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अ बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो बॉन्ड होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दैट होल्ड्स, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, दैट होल्ड्स, होल्ड्स मतलब पकड़ना, जो पकड़ के रखता है एटम्स और आयन को टुगेदर। जैसे जैसे एक प्लस और एक माइनस के बीच में अट्रैक्शन है, इसी अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं। और इसी अट्रैक्शन की वजह से NaCl क्या है? साथ है, साथ। तो केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स, होल्ड्स मतलब रखना, होल्ड्स एटम और आयन टुगेदर। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे एक हस्बैंड वाइफ, एक हस्बैंड वाइफ, इंडियन हस्बैंड वाइफ, इंडियन हस्बैंड वाइफ हमेशा साथ में ही रहते हैं। रीजन क्या है? रीजन है उनके बीच में एक अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्शन है। तो हम बोलते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड। हमें अट्रैक्शन दिखाई नहीं देता पर होता है, अट्रैक्शन हमें दिखाई नहीं देता पर होता है। वैसे ही केमिकल्स के बीच में, केमिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी अट्रैक्शन की वजह से केमिकल साथ साथ रहते हैं। सर केमिकल बॉन्ड तो समझ में आ गया, पर केमिकल बॉन्ड कब बनता है? बॉन्ड फॉर्म्स, बॉन्ड बनता है व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बड़ा हो। अट्रैक्टिव फोर्स इज बड़ा देन रिपल्सिव फोर्स। यानी कि जो अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है प्यारे बच्चों, वो रिपल्शन से ज्यादा होना चाहिए। सर अट्रैक्शन का क्या मतलब है? चिपकना। अट्रैक्शन ज्यादा होगा किससे? रिपल्शन से। दो लोगों के बीच में बॉन्ड तभी बन सकता है जब दोनों एक दूसरे को पसंद करें, अट्रैक्ट करें। शादी तभी हो सकती है जब अट्रैक्ट करे, है ना? तो वही लिखा है कि बॉन्ड होता है अट्रैक्शन, उस अट्रैक्शन की वजह से एटम्स आयन साथ में रहते हैं, और बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। ठीक है ना? ये साइन बता ग्रेटर का होता है, ग्रेटर का। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको ये सब याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास होता है 3 इलेक्ट्रॉन, 3 कैसे? 2 यहां पर, 1 यहां पर। बेरिलियम के पास होता है 4 इलेक्ट्रॉन, 4 कैसे? 2,2। बोरोन के पास होता है 5 इलेक्ट्रॉन, 2,3। ये जो लास्ट में लिखा है मैंने, देखो जैसे 2,3, तो ये 3, 2,2, ये 2, 2,4। ये जो हमने लिखा है ना, ये वैलेंस सेल होता है, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल एटम का बैलेंस सेल है बेटा, ये 2, 3, 4, ये 5 भी वैलेंस सेल है बेटा, है ना? वैसे आप देखोगे तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप यहां पर आप नियोन को देखते हो, नियोन, नियोन के पास होता है 10 इलेक्ट्रॉन, नियोन के पास होता है 10 इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों। लेकिन नियोन के लास्ट में होता है 8, नियोन के लास्ट में होता है 8। और अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम स्टेबल बोलते हैं, स्टेबल। जिसके भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम स्टेबल बोलते हैं, इसीलिए इनको नोबल गैस कहते हैं, नोबल गैस। तो जिसके लास्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो स्टेबल होगा और वो नोबल गैस होगा। अब देखो यहां पर देखोगे आप, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन, 11। तो इसको हम ऐसे भरते हैं 281। तो सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, याद रखना। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन, सल्फर के बाद हमारा 17 नंबर पे क्लोरीन आता है बेटा। क्लोरीन को ऐसे भरते हैं हम 287। तो क्लोरीन के लास्ट में होता है 7 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है बेटा आर्गन, आर्गन का हम ऐसे भरते हैं 288। आर्गन के लास्ट में होता है 8, और जिसके भी लास्ट में 8 हो उसको स्टेबल बोलेंगे और नोबल गैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोबल गैस। यानी सर आप ये कहना चाहते हो कि जो नियोन है, नियोन वो नोबल गैस है और आर्गन भी नोबल गैस है। तो इस चैप्टर के लिए बेसिक बातें आपको पहले से पता होगी, और नहीं पता तो अभी याद कर लो। तो हमने जाना कि केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, उसी की वजह से एटम और आयन साथ में रहते हैं। और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड बनेगा, अट्रैक्शन कम होगा तो बॉन्ड बनने के चांस नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि शादी क्यों होती है। शादी का मतलब क्या है बेटा? शादी का मतलब होता है बॉन्ड।
बॉन्ड कि एक बॉय और एक गर्ल के बीच में शादी क्यों होती, यानी ऐसे कह सकते हैं कि एक बॉय और गर्ल के बीच में बॉन्ड क्यों बनता है, उसकी हम बात करेंगे। सबको पता है बॉन्ड क्यों बनता है। एक आदमी को एक औरत चाहिए ताकि पॉपुलेशन आगे बढ़ सके, वो एक दूसरे का ख्याल रख सके, अगर एक बीमार है दूसरा ख्याल रख सके, जनरेशन आगे बढ़ा सके, अपने खानदान को आगे बढ़ा सके। तो शादी एक फायदे का सौदा है। शादी क्या होता है? फायदे का सौदा। तो सर शादी वाला बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि वहां पर फायदा है। तो सर केमिकल वाला बॉन्ड क्यों बनता है? तो केमिकल वाला बॉन्ड भी इसलिए बनता है क्योंकि केमिकल बॉन्ड से बहुत सारा फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लुईस साहब की बात करते हैं। लुईस साहब ने एक्सप्लेन किया कि बॉन्ड क्यों बनता है, वाई बॉन्ड बनता है। तो लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, लुईस क्या कह रहे हैं समझिए। लुईस कहते हैं एटम्स कंबाइन टू अचीव स्टेबल ऑक्टेट। ये कहते हैं एटम इसलिए बॉन्ड बना रहे हैं, एटम इसलिए कंबाइन हो रहे हैं ताकि वो स्टेबल ऑक्टेट को कंप्लीट करे। सर मुझे समझ नहीं आया सर, अभी समझाता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारा नियोन है उसके लास्ट में 8 है और ये स्टेबल है, तो हमारे लुईस साहब कह रहे हैं कि एटम इसलिए बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो भी स्टेबल हो जाए, ताकि उसके लास्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ऑक्टेट का मतलब होता है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। सर अभी भी समझ नहीं आया, मैं बता रहा हूं। देखो शादी इसलिए होती है ताकि बच्चे हो, जनरेशन बढ़े, एक दूसरे का ख्याल रखे। एटम क्यों बॉन्ड बना रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग क्यों हो रही है? एटम बॉन्ड इसलिए बना रहे हैं ताकि वो स्टेबल बन जाए, वो अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन ले आए और स्टेबल बन जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा हमारा नियोन स्टेबल है, हमारा आर्गन स्टेबल है, लेकिन हमारा क्लोरीन स्टेबल नहीं है। क्लोरीन के लास्ट में 7 है तो क्लोरीन स्टेबल नहीं है। हमारा सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम भी स्टेबल नहीं है। तो सोडियम और क्लोरीन बॉन्ड इसलिए बनाएंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो प्यारे बच्चों हमारे लुईस साहब क्या कह रहे हैं सुनिए। लुईस कह रहे हैं एटम कंबाइन होंगे, बॉन्ड बनाएंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए मतलब उनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। सर एग्जांपल दे दोगे तो मेरा दर्द खत्म हो जाएगा सर मेरे पेट में गुरगुर हो रहा है सर, मेरे पिया कोको कोला लाएंगे सर, लेकिन उससे पहले आप बता दो सर। सुना तुमने गाना? सुना, देखो ध्यान से। तो मैं आपको NaCl का बता रहा हूं। NaCl, ये NaCl क्यों बना, इनके बीच में बॉन्ड क्यों बना? देखिए सोडियम की अगर हम बात करें तो इसके लास्ट में होता है 281 और क्लोरीन की बात करें तो इसके लास्ट में होता है 287। ना ये स्टेबल है ना ये स्टेबल है। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो उससे क्या होगा, सोडियम बन जाएगा प्लस। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो सोडियम प्लस बन जाएगा और इसके लास्ट में आ जाएगा 8, और इसके लास्ट में 8 आ गया तो सोडियम अब स्टेबल हो गया। वैसे ही जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बन गया 287 प्लस 1, 7 में 1 जुड़ गया। देखो 1 इसने दे दिया तो 288 हो जाएगा। जो 287 था 1 लेके 288 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्लोरीन का माइनस। तो ये भी स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया। ये देने के बाद स्टेबल हुआ और क्लोरीन लेने के बाद स्टेबल हुआ। तो अब क्या होगा, अब जब ये स्टेबल हो गए तो लेन देन वाला काम हो गया, तो Na प्लस Cl माइनस आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएंगे NaCl। तो प्यारे बच्चों कोई भी बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि उसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। शादी होती है ताकि बच्चे हो जाए, शादी से पहले बच्चा नहीं हो सकता। पता आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, शादी से पहले बच्चा नहीं हो सकता, ऐसा कहा जाता है। क्या बायोलॉजिकली सही है ये? शादी से पहले बच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। करके देखना बेटा, फिर अपने आप पता लग जाएगा कि बच्चा हो सकता है नहीं हो सकता। नहीं करके देखना, मैं मजाक कर रहा था। शादी से पहले बच्चा नहीं हो सकता। मंत्र फूके जाते हैं ना, तो मंत्र से बच्चा पेट में आता है, ऐसा ही होता है बेटा। शादी से पहले बच्चा ही नहीं हो सकता, इंडिया में नहीं हो सकता, बाहर होता है। शादी से पहले बच्चा इम्पॉसिबल है बेटा, शादी से पहले बच्चा नहीं हो सकता, बड़ा हो सकता है। अब प्यारे बच्चों केमिकल बॉन्ड क्यों बनेगा हमें पता लग गया। तो बॉन्ड कैसे कैसे बनता है, उसको हमें पढ़ना है। तो एक तरीका होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बन सकता है। देखो बॉन्ड क्यों बनता है पता है, 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्यारे बच्चों कि बॉन्ड कैसे कैसे बन सकता है। तो पहला तरीका होता है बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर करके। फॉर एग्जांपल मैंने कहा H और Cl है, क्लोरीन के लास्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो हम डॉट से दिखाएंगे, डॉट से 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अभी हम देखने जा रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेटा। अब तुम बोलोगे सर ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो ये लास्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, मैं आपको दिखा रहा हूं। जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब फील करो, क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको डॉट से दिखाना है। सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको डॉट से दिखाना है, डॉट से। और हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो इसको डॉट से दिखाना है, डॉट से। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया है प्यारे बच्चों कि यहां पर हाइड्रोजन, इसको डॉट से दिखाएंगे, तो इसको लुईस डॉट कहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं प्यारे बच्चों, क्या जानते हैं कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लोरीन क्या कहता है भैया तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझसे शेयर कर ले, ताकि मैं दुनिया को बोल सकूं मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है और मैं स्टेबल हो जाऊं। तो ये जो बॉन्ड बना है शेयरिंग से बना है, H और Cl के बीच में ये शेयरिंग से रिश्ता बना है, तो इसको बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड।
तो बेटा जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड का नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया है एटम्स शेयर्स इलेक्ट्रॉन HCl बनाने के लिए। हाइड्रोजन के पास एक होता है, क्लोरीन के पास होता है 287। तो ये क्या बन जाएगा 288 आफ्टर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के बाद क्लोरीन क्या बन जाएगा 287 से क्या बन जाएगा 288। तो यहां पर केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा। तो बेटा ये बात समझ में आई कि ये जो 287 है एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बन जाएगा 288। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है बॉन्डिंग का। बेटा अगला कॉन्सेप्ट होता है बॉन्डिंग का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओहो, अगर हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे तब भी बॉन्ड बनेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं ना तो कहलाता है आयोनिक बॉन्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, देखो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, यहां सब लिखा हुआ है, देखिए एग्जांपल है NaCl। हमने कहा सोडियम के पास है 281, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा Na+28। मैं करके दिखाता हूं, देखो सोडियम के पास है 281 सॉरी, क्लोरीन के पास है 287, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उसकी झोली में डाल देगा। शेयरिंग नहीं हो रहा है, इस पर शेयरिंग नहीं, उठा के बस फेंक दिया, तो फेंक देगा इधर, तो ये बन जाएगा सोडियम प्लस और ये क्या बन जाएगा क्लोरीन माइनस। तो वही वाली बात है, देखो तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देके बन जाएगा सोडियम प्लस, ये स्टेबल हो गया, क्या हो गया स्टेबल। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा गेन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा 288। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा 288 और यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 28, ये बन जाएगा 288, है ना, और आपस में जुड़ जाएंगे तो ये Na+ और Cl- जुड़ जाएंगे और नाम कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड। क्या कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। समझ में आ गया, बड़ा आसान। यार अभी भी नहीं आया समझ में। देखो Na+ Cl- कैसे बने होंगे सुनो। देखो सोडियम नाम का बंदा, क्लोरीन नाम का बंदा, 281 287, वो रो रहा है, ये भी रो रहा है, मैं भी स्टेबल नहीं तू भी स्टेबल नहीं, मैं भी बढ़िया तू भी बढ़िया, शादी कर ले सावरिया। तो ये बोलेगा चल भाई मैं सोडियम प्लस कैसे बनूंगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन तेरे को दे के, तो 28 हो गया और ये ले लेगा तो ये बन गया 288। आई बात समझ में, और आपस में ये बॉन्डिंग कर लेंगे, इसका नाम है आयोनिक बॉन्डिंग। तो प्यारे बच्चों आयोनिक बॉन्डिंग हमारा रेडी है, आयोनिक बॉन्डिंग हमारा कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा और भी चीजें हैं बेटा, इसके अलावा और भी चीजें बताता हूं आपको। देखो इसके अलावा आप देखो अगला होता है हमारे पास, इसे 12th में इसकी स्टडी। अच्छा एक बात बता रहा हूं, देखो चैप्टर 3 में हमने चीज पढ़ा था, सुन लो। ये जो आयोनिक बॉन्ड है, कहां गया आयोनिक बॉन्ड, हाँ ये जो आयोनिक बॉन्ड है ना, समझना ध्यान से, फैक्टर जिस पर आयोनिक बॉन्ड डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनिक बॉन्ड, ध्यान देना प्लीज। ये जो हमारा आयोनिक बॉन्ड होता है ना, आयोनिक बॉन्ड, ये देखो आयोनिक बॉन्ड लिख रहा हूं मैं, देखो आयोनिक बॉन्ड, ध्यान देना, आयोनिक बॉन्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, याद रखना बेटा। आयोनिक बॉन्ड जो है वो लैटिस एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। आयोनिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, लैटिस एंथैल्पी पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा, अभी पढ़ाता हूं। तो आयोनिक बॉन्ड जो है समझना, आयोनिक बॉन्ड लैटिस एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। अभी आपको लैटिस एंथैल्पी पढ़ाएंगे। देखो बड़ा सिंपल टॉपिक है कि ये जो आयोनिक बॉन्ड है, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनिक बॉन्ड, जो आयोनिक बॉन्ड बन रहा है Na और Cl के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये किन बातों पे डिपेंड करेगा, इसकी मजबूती किस पर डिपेंड करेगी, ये बॉन्ड कितना मजबूत है और कितना मजबूत नहीं है। आयोनिक बॉन्ड, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड कैसे कैसे अफेक्ट हो सकता है। तो आयोनिक बॉन्ड जो है ना वो लैटिस एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। सर मुझे लैटिस एंथैल्पी के बारे में बताओ। देखो लैटिस एंथैल्पी क्या होता है समझा रहा हूं। देखो मान लो मैंने कहा कि यहां पर कोई क्रिस्टल है, ये 1 मोल क्रिस्टल लिया है मैंने, 1 मोल क्रिस्टल है, अब इसको तोड़ना है, इस क्रिस्टल को तोड़ना है तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी तोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी या फिर लैटिस एंथैल्पी। और सोचो मैं कहूं लैटिस एनर्जी ज्यादा है, मैं कहूं लैटिस एनर्जी मान लो ज्यादा है, मैं कहूं लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल, ये लैटिस एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ये पार्टिकल बहुत अच्छे से चिपके हुए हैं, इन पार्टिकल के बीच में फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है, इसीलिए मुझे इसे तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगानी पड़ रही है, ज्यादा। बड़ा आसान है, देखो होता क्या है, जैसे Na और Cl है, ये प्लस माइनस आपस में चिपके हुए, इनके बीच में फोर्स ज्यादा है, तो मुझे लैटिस एंथैल्पी लगानी पड़ेगी। Le मतलब लैटिस एंथैल्पी। अगर ज्यादा लैटिस एंथैल्पी है तो यहां का बॉन्ड स्ट्रांग है, यानी मोर लैटिस एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर क्या होगा बॉन्ड। अगर मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, अगर मुझे इसे तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, अगर मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है मतलब ये बॉन्ड उतना ही क्या है, स्ट्रांग है। यानी सिंपल भाषा में मैं कहूं, समझना ध्यान से, सिंपल भाषा में कहूं तो लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, पढ़ो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल लैटिस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल लैटिस इनटू फ्री आयंस। मुझे तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ेगी, तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ेगी उसी को हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। मैं आपसे सिंपल भाषा में क्वेश्चन पूछता हूं, मैं कहूं कि भैया इसको तोड़ने के लिए 100 जूल चाहिए और इसको तोड़ने के लिए 1100 जूल चाहिए, तो मजबूत कौन हुआ,
ये बॉन्ड मजबूत है, ये आयोनिक बॉन्ड क्या है बताओ, स्ट्रॉन्ग है, क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोल रहे हैं हम, लैटिस एंथैल्पी। मोर लैटिस एंथैल्पी मतलब, मोर लैटिस एंथैल्पी का मतलब मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, मतलब वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। बात समझ पाए? तो ध्यान रखना कि अगर किसी का लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो आयोनिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, या आयोनिक बॉन्ड अच्छे से बनेगा, ठीक है बेटा। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड लैटिस एंथैल्पी पे डिपेंड करता है, ऊपर से और किन बात पे डिपेंड करता है? तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया सर कि आयोनिक बॉन्ड लैटिस एंथैल्पी पे डिपेंड करेगा। सर दूसरा पॉइंट बताओ। तो बेटा आयोनिक बॉन्ड इस बात पे डिपेंड करता है, ईज ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन एंड ईज ऑफ गेन। सर ये बात आपकी समझ नहीं आई भैया। आयोनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब ईज ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन, एक बंदा इलेक्ट्रॉन लूज करे आसानी से, एंड ईज ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, और एक बंदा आसानी से गेन करे। नहीं समझ पाई बात? अरे आयोनिक बॉन्ड इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि एक बंदा इलेक्ट्रॉन लूज करे, एंड ईज ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन बाय अदर, ईज ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन बाय वन यहां लिख देंगे बाय वन, कि ऐसे कोमा, कि आयोनिक बॉन्ड इस बात पर भी डिपेंड करेगा, ईज ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन बाय वन एंड ईज ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन बाय अदर। एक बंदा लूज करे तो एक बंदा गेन करे। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो आपको बात समझ में आया ना कि आयोनिक बॉन्ड अच्छा कब बनेगा, जब लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होने का मतलब क्यों, टूट नहीं रहा मतलब अच्छा बॉन्ड बना है। फिर आयोनिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, ईज ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन बाय वन, एक आसानी से लूज करे, एंड ईज ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन बाय अदर, आसानी से गेन करे। अब देखो अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। अब ये लैटिस एंथैल्पी किस पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सही बात है भैया, अगर फोर्स ज्यादा है तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा। लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स अगर ज्यादा है भैया तो लैटिस एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। फिर इंक्रीज विद हायर आयोनिक चार्ज। सोचो किसी पर चार्ज ज्यादा है, जैसे इनके ऊपर चार्ज है तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा तो तोड़ना मुश्किल है, तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो भैया किस पे डिपेंड करता है, अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है सर चार्ज पर भी डिपेंड करता है, ठीक है सर। डिक्रीज विद लार्जर आयोनिक साइज। क्या है, अगर साइज बड़ा हो जाए, जैसे मैंने कहा ये अगर साइज बड़ा होगा तो फोर्स कम हो जाता है, ध्यान रखना। छोटे आयंस में फोर्स अच्छा होता है और बड़े में साइज क्या होता है, बेकार, बड़े में फोर्स कम होता है। तो होता क्या है बेटा कि अगर जो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज विद लार्जर साइज में लैटिस एंथैल्पी कम होता है, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया बेटा। अब लिखा है देखो ऑर्डर ऑफ लैटिस एंथैल्पी A3B-3 है ये, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा किसमें, 3 का चार्ज है उसमें, उससे कम 2 का चार्ज, और सबसे कम 1 का चार्ज। किसी पर अगर 3 चार्ज है तो उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, तोड़ना मुश्किल तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगा। फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड समझ में आ गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक बॉन्ड किस पर डिपेंड करता है, लैटिस एंथैल्पी पे। अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो आयोनिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और आयोनिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है कि कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से ले रहा है। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। मेरे सुंदर बच्चों हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे या हम डेटिव बॉन्ड की बात करेंगे। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है सर व्हाट डू यू मीन बाय डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो बेटा इसमें क्या होता है, कोई एटम है, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो ये NH3 है और नाइट्रोजन के लास्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। आप कभी भी देखना नाइट्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं 2 and 5, तो नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 और 3 ये रहा हाइड्रोजन के साथ। समझे, NH3 को ऐसे समझो कि 3 हाइड्रोजन से इसने बॉन्ड किया। देखो टोटल लास्ट में है 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 कौन ले गया, हाइड्रोजन, और बच कितने गए, 2। तो प्यारे बच्चों जो बच गया था ना, देखो नाइट्रोजन दोबारा बोल रहा हूं, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 में से 3 कौन ले गया, हाइड्रोजन, बच गए 2। तो ये 2 बच गए एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा बच जाता है इसको बोलते हैं लोन पेयर। अब इसका नाम सर लोन पेयर क्यों पड़ा, क्योंकि ये लोन देने के लिए, उधार देने के लिए। मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, मैं 10 रुपए का कुछ खा गया, 90 रुपए बचे, तो 90 रुपए में लोन दे सकता हूं, लो भाई जिसको चाहिए ले लो, ब्याज पे दे सकता है, ऐसा होता है ना वैसे। तो इसका नाम रख दिया लोन पेयर। तो होता क्या है, कई बार जब NH3 के पास है लोन का पेयर, और कोई भिखारी आदमी आता है, जैसे ये उसका भाई या उसका रिश्तेदार आया, बोला यार मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए H+, का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कम होना। तो H के पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये इसके पास आता है, भैया मुझे इलेक्ट्रॉन दे दोगे, तो ये H+ को इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन देके बना लिया NH4, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे, NH4+, ये प्लस उसके पास चला गया और बन गया NH4+। तो यहां पर हुआ क्या है, यहां पर इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, डोनेट। तो बेटा जब वन एटम डोनेट्स लोन पेयर टू अनदर, जब एक एटम अपना लोन पेयर दूसरे को डोनेट करता है तो उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जांपल क्या है, NH3 अपने ये इलेक्ट्रॉन पेयर H+ के साथ डोनेट करवा लेगा और बन जाएगा NH4, तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड। याद रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दर्द वाली बात नहीं है सर। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मैं आपको कुछ फेमस चीजें दिखा दूं, जैसे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे बनेगा, तो H2O बड़ा आसान है, देखो OH, H2O वाला देखो, हम जानते हैं, देखो ऑक्सीजन होता है 8वें नंबर पे, तो इसके लास्ट में कितना होता है, सॉरी ऑक्सीजन होता है किस पे, 8वें पे, इसके लास्ट में कितना होता है 6, 2 और 6,
ऑक्सीजन 8वें नंबर पर होता है, इसके लास्ट में होता है 6, तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के लास्ट में 1 होता है बेटा, तो हम इन दोनों की शेयरिंग करवा देंगे, इसकी इससे और इसकी इससे, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो हमारा H2O बन गया। H2O ऐसा होता है बेटा। इसमें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं बताओ? 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो बोलेंगे यहाँ पर 4, मतलब एक पेयर यहाँ पर है, एक पेयर यहाँ पर है, तो बेटा ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऐसा है, दिख गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने जो बनाया उसको ड्रॉ करो। देखो कई बार हम टाइपिंग में इसको ड्रॉ नहीं करवाते ठीक से ना, सिंबल बनाने मुश्किल होते हैं टाइपिंग में, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन शेयर्स इलेक्ट्रॉन विथ 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, तो इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों। अब देखिए CH4, लुईस फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से मीथेन भी बना सकते हैं। कैसे? देखो कार्बन है, प्लीज ध्यान देना, कार्बन के लास्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, भैया मैं लिखवा चुका हूं, बार बार नहीं बोलूंगा। कार्बन के लास्ट में होते हैं 4 और हाइड्रोजन है 4, तो एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, ये आपस में शेयर कर लेंगे, CH4 बन गया। बात समझ पा रहे हो? ये थोड़ा गलत बन गया है टाइपिंग में, देखो दोबारा बोल रहा हूं, कई बार होता है ना टाइपिंग में हम सही नहीं बना पाते बेटा, ठीक है। एक्चुअली मैं टाइपिंग में ना सही नहीं बन पाता, ये इससे हो जाएगा, ये वाला इससे हो जाएगा, तो एक H उधर, एक H इधर, एक H इधर, एक CH4, ठीक है। तो टाइपिंग में डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, पहले बता रहा हूं, कई बार टाइपिंग में डायग्राम गलत बन जाता है मेरा। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन C2H2, C2H2 कैसे बनाएंगे देखो, तो C2H2 देखो 2 कार्बन बनाएंगे, इस कार्बन के लास्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 1 2 3 4, इस कार्बन के लास्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इस कार्बन के लास्ट में भी 4, इस कार्बन के भी लास्ट में भी 4, और कितने हाइड्रोजन है? 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहां पर रख देंगे और एक हाइड्रोजन यहां पर रख देंगे। अब इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेगा और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, और बच गए कितने इलेक्ट्रॉन? 3 और 3, तो ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, तो बन जाएगा हमारा C2, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो लिखा है 2 कार्बन शेयर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, 3 और 3, तो बन जाएगा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनेगा? ट्रिपल। ईच कार्बन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन, एक कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर बनेगा सिंगल बॉन्ड, है ना, ये रहा। तो समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना होता है आपको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, किसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाना होता है, डॉट से दिखाना होता है। इस कार्बन के 4 थे, हमने 4 दिखाए, इस कार्बन के 4 थे, हमने 4 दिखाए। बात समझ पाए आप? प्यारे बच्चों, एक प्लानिंग की है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और उन्हीं क्वेश्चंस को वीडियो में डालूंगा ताकि आपके स्कूल एग्जाम ना इजी हो जाए आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल वाले पुराने क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। इसीलिए प्लीज़ अपने स्कूल का नाम कमेंट करना ताकि आपके स्कूल से मैं क्वेश्चंस पेपर मंगाऊँ या फिर उसको इंटरनेट से डाउनलोड करूँ और उन्हीं क्वेश्चंस को वीडियो में डालूँ। तो फटाफट अपना नाम, स्कूल का नाम और स्टेट कमेंट कर दो। सो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल की हम बातें करेंगे कि ये ऑक्टेट रूल क्या होता है ना। तो ये तो हम कर चुके हैं बात, लेकिन अभी बात करना है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, कि ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन क्या है। देखिए, ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो स्टेबल हो जाएगा। ऑक्टेट रूल कहता है 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इनके बीच में ऐसी शेयरिंग होती है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेता है ऐसे। तो हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ 2 हुए, इसको ड्यूप्लेट बोलते हैं, ड्यूप्लेट। ऑक्टेट रूल कहता है 8 होना चाहिए, पर हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ही स्टेबल है, मतलब इसकी कही गई बात में लिमिटेशन है, लिमिट, इसकी लिमिटेशन आ गई, फेलियर आ गया, फेलियर आ गया। तो ऑक्टेट रूल हमारा इसलिए फेल हो गया क्योंकि हाइड्रोजन 2 के साथ ही खुश है। हाँ, क्लोरीन के तो 8 है, 1 2 3 4, ये 5 6, ये 7। क्लोरीन के पास 7 होते हैं और एक है शेयरिंग में, एक है शेयरिंग में। तो क्लोरीन का खुद का कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, और एक शेयरिंग में, तो इसके पास तो 8 हो गया, ठीक है। क्लोरीन ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्टेट को सेटिस्फाई नहीं करता। फिर एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट से क्या मतलब है? देखिए, पीरियड नंबर 3 के बाद एटम्स ऑफ पीरियड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सर पीरियड 3 का मतलब नहीं पता, ये चैप्टर 3 में मैंने पढ़ाया। पीरियड 3 का क्या मतलब है? पीरियड 3 का मतलब होता है फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अगर हम फोस्फोरस की बात करें तो ये बनाता है PCl5। PCl का मतलब होता है 1 2 3 4 5। अगर आप PCl5 में देखते हो तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। यहां तो 10 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रखे, वो कहता है कि 8 होंगे तभी स्टेबल होगा। तो हमारा ऑक्टेट जो है एक्सपेंड हो गया, फैल गया है, 8 की जगह 10 हो गया, इसलिए लुईस की थ्योरी यहां पर फेल हो जाएगी। और लिखना चाहे तो हम 50 रीजन लिख सकते हैं, 50 रीजन। अगर हम लिखने पर आ जाए तो फेलियर के 50 रीजन हो सकता है, स्टेबिलिटी, शेप, बहुत सारी चीजें हो सकती है। पर हमने 2 लिखा, एग्जाम में कभी आता नहीं है, कभी आ जाए तो 2 रीजन काफी है। ये 2 मेन रीजन है।
तो कैसे फेल हुआ आपको पता लग गया, आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों प्लीज, अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, फॉर्मल चार्ज। ये टॉपिक कई बार एग्जाम में आता है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है मैं आपको आइडिया देता हूं। जैसे मान लो हमने एक मॉलिक्यूल बनाया, ये कोई मॉलिक्यूल है, तो ऐसा हो सकता है कि इस मॉलिक्यूल के यहां पर माइनस साइन हो, -1 हो सकता है, यहां +1 हो सकता है कि इसके ऊपर 0 हो, कुछ भी ना हो, 0 हो, कोई चार्ज नहीं है, 0 है। तो ये जो चार्ज होता है ना, उसकी प्रिडिक्शन करते हैं, यानी इस चार्ज की वैल्यू को हम एक प्रकार से निकाल सकते हैं फॉर्मल चार्ज के कॉन्सेप्ट से। अब फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज, एफसी का मतलब है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये मैं करके दिखाऊंगा। फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सर समझ नहीं आ रहा, वो करने पे समझ में आएगा, हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया है, एग्जाम में हमेशा O3 का क्वेश्चन आया है। O3 को ओजोन कहते हैं। अगर आप सीख गए तो आप किसी का भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। ओजोन का डायग्राम आपको एग्जाम में दिया होगा, टेंशन मत लो, नहीं दिया तो हम याद कर लेंगे। इसको ओजोन कहा गया है, ये ओजोन है। O3 यहां पर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सर आप ये कैसे पता लगा रहे हो, यहां पर 4 आएगा, यहां पर 6 आएगा, यहां पे 2 आएगा। ऑक्सीजन के पास, ठीक है ना, ये अरेंजमेंट आपको याद ही रखनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में स्ट्रांग होते जाओगे, आपको आइडिया लग जाएगा किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो आपको सेम डायग्राम याद ही रखना पड़ेगा। अब हम नाम दे रहे हैं इसको, ये हमारा पहला ऑक्सीजन, ये हमारा दूसरा ऑक्सीजन, और ये हमारा तीसरा ऑक्सीजन, और मुझे निकालना है फॉर्मल चार्ज। तो मैं निकाल रहा हूं फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन। तो मुझे लिखना पड़ेगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 2 और 6 के रूप में लिखते हैं हम। ऑक्सीजन के लास्ट में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, माइनस है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम पहले ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। पहले ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे है जो कि है नॉन बॉन्डेड, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डेड 2। फिर है माइनस हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड यहां बनाया है जिसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड यहां बनाया जिसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड यहां बनाया जिसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग 3 बॉन्ड का है, 3 बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। पहले ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया है, तो शेयर हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 6, 2 से 3 कट जाएगा, मतलब 6 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 6 - 2 - 3, जो कि होता है +1। तो पहले ऑक्सीजन पे +1 का चार्ज है। तो इस प्रकार से हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर किया गया है। पहले ऑक्सीजन पे +1 आएगा, दूसरे ऑक्सीजन पे 0 आएगा, और तीसरे पर -1 आएगा। मैं आपको इन तीनों में से एक और करके दिखा देता हूं। कौन सा कर दूं? तीसरे ऑक्सीजन का करके दिखाता हूं। चलो मैं तीसरे वाले करके दिखाता हूं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि 6, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड है 1 2 3 4 5 6। नॉन बॉन्डेड का मतलब होता है बेटा जो बाहर ऐसे पड़े हुए, तो 6 माइनस, तो वैलेंस नॉन बॉन्डेड माइनस हाफ में आता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसने एक बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड का मतलब होता है, एक बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर लिख देंगे 2, 6 से 6 जाएगा, 2 एक बार में जाएगा, आंसर बचेगा -1। तो इसके ऊपर -1। अब इसके ऊपर जो ऑनलाइन देख रहे हैं इसका आंसर लिखेंगे, क्या इसका आंसर 0 आ रहा है? क्योंकि मैं यहां पर आपको आंसर बता चुका हूं। फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए +1, दूसरे के लिए आता है 0, और तीसरे के लिए -1। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है ओजोन वाला, जो मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक होता है प्यारे बच्चों डाइपोल मूवमेंट। ये डाइपोल मूवमेंट क्या होता है समझिए। डाइपोल मूवमेंट ये फिजिक्स का टॉपिक है, केमिस्ट्री में फालतू में दे रखा है, पर ये काम का है, काफी काम का है, हमें सीखना पड़ेगा। ये फिजिक्स में ज्यादा पढ़ते हैं, ये काम चलाओ हम पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर ये काफी काम का होता है केमिस्ट्री में, फालतू में नहीं, काम का दिया हुआ है। डाइपोल मोमेंट के लिए सिंबल होता है यू करके, ऐसे यू इधर से भी और इधर से भी ऐसे कुछ, म्यू यू, ये डाइपोल मोमेंट का सिंबल है। जैसे मान लीजिए कोई H+ है और Cl- है, तो पॉजिटिव चार्ज और माइनस चार्ज, और इनके बीच में डिस्टेंस है d, तो डाइपोल मोमेंट को हम म्यू बोल रहे हैं। डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका ये होता है प्यारे बच्चों कि चार्ज, आपको चार्ज की वैल्यू लिखनी है कि +1 है कि +2 है कि +3 कूलम है, चार्ज की वैल्यू लिखनी होती है, एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। यानी कि सर आप ये कह रहे हो कि सर चार्ज की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, दोनों सेम होता है +- चार्ज की वैल्यू से एग्जांपल देता हूं,
जैसे मान लो यहाँ पर चार्ज है 2 यूनिट का और यहाँ चार्ज है -2 यूनिट का, तो यहाँ पर +2 यूनिट का है ऐसा यूनिट में, +2 यूनिट का, यहाँ -2 यूनिट का है, और इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए 4 पिकोमीटर। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है म्यू। म्यू का मतलब होगा आइदर चार्ज, या तो 2 ले लो या तो -2, दोनों बराबर ही है, तो मैं सिर्फ 2 लूंगा, ना प्लस माइनस, सिर्फ 2 वैल्यू ले लूंगा। चार्ज को उनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 पिकोमीटर से, तो आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा। तो ये फिजिक्स का टॉपिक होता है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। बस आपको याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, कि भैया चार्ज लिखो, उनके बीच का डिस्टेंस लिखो। अब प्यारे बच्चों, इसका जो सिंबल है म्यू और ये वेक्टर होता है, ये चीज हमारे काम का है। देखिए डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, वेक्टर मतलब इसके पास होगी डायरेक्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मैंने कहा मान लो HCl है, तो HCl के अंदर क्या होगा कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बंदा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बंदा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो मान लो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा ऐसे, क्लोरीन ने ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचा, आपको पढ़ा होगा चैप्टर 3 में, क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हम ऐसे कह देंगे कि हमारा डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, हमारा डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, हम ऐसे बता देंगे। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है। अब ये हेल्प करता है डिसाइड वेदर अ मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। सर समझ नहीं आ रहा, मैं समझाता हूं। जैसे एक मॉलिक्यूल है मान लो CO2, तो हम बोलेंगे ये CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 है, हम बोलेंगे डाइपोल मोमेंट 0। तो डाइपोल मोमेंट 0 होने का मतलब है ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब, नॉन पोलर का मतलब होता है यहां प्लस माइनस नहीं है, नॉन पोलर का मतलब है यहां पर प्लस माइनस नहीं है। जैसे मैं बताता हूं, देखो ये जो HCl है इसमें H प्लस होता है और Cl माइनस, तो ये कहलाएगा पोलर, ये कहलाएगा पोलर, ये पोलर है बेटा। पोलर चीजों का डाइपोल मोमेंट होता है। मैं कह रहा हूं कि CO2 का डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो बोलेंगे CO2 है नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब होता है कि यहां पर चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, यहां पर कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, यानी यहां पर एक माइनस और एक प्लस नहीं बनेगा। ये पोलर है। ये नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि यहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं है। चार्ज जो सेपरेट हो रहा है, सेपरेशन, चार्ज का सेपरेशन नहीं है। जब चार्ज का सेपरेशन नहीं होता उसको हम नॉन पोलर कहते हैं। चार्ज सेपरेशन, नो चार्ज सेपरेशन, नो चार्ज सेपरेशन, तो इसको हम नॉन पोलर कह रहे हैं। तो CO2 के अंदर प्लस माइनस नहीं होता, HCl के अंदर प्लस माइनस होता है, इसको पोलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलर। तो याद रखना, पोलर के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होती, यानी इस वाले केस में ये पोलर है तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मान लो 4 है, 4 है, 0 नहीं है। लेकिन नॉन पोलर के लिए डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो पोलर के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन 0 होती है, मतलब नॉन 0 का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन नॉन पोलर के लिए हमेशा 0 रहेगा। तो जो डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट है हमें ये बताता है कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन लिया, मैंने कहा भैया मेरे पास है BCl2, मेरे पास BCl2 है और मेरे पास HCl है। तो मैं यहां पर पता क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि देखो यहां पर ये जो क्लोरीन है इधर खींचेगा और ये वाला क्लोरीन इधर खींचेगा, तो ये कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, क्योंकि ये क्लोरीन इधर खींचेगा तो ये वाला क्लोरीन इधर खींचेगा, दो क्लोरीन ना ऐसे खींचेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, कैंसिल आउट हो गया, 0। तो ये होगा नॉन पोलर, मतलब यहां पर प्लस माइनस नहीं आएगा। यहां HCl में क्लोरीन इधर खींचेगा तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है मान लो 4, तो ये होगा पोलर, और दिख भी रहा है कि ये माइनस है ये प्लस है। यहां तो प्लस माइनस हो ही नहीं सकता, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है। तो डाइपोल मोमेंट वाला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोलर नॉन पोलर के बारे में हमें पता लगता है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू से। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो कुछ फेमस क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। जैसे हम बात करते हैं CCl4, तो CCl4 में क्या होता है, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसा हम डायग्राम बना रहे हैं। तो होगा क्या, ये क्लोरीन और इस क्लोरीन, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, समझना। तो ये वाला बंदा इधर खींचेगा, ये वाला बंदा इधर खींचेगा, फील करना थोड़ा सा। ये बंदा इधर, अरे यार कलर ही नहीं मिल रहा है, क्या बताऊं, ये इधर खींचेगा, ये इधर, तो इन दोनों का रिजल्ट इधर आएगा। रिजल्ट आप लोगों ने मोशन इन अ प्लेन वेक्टर में पढ़ा है कि अगर एक इधर हो और एक इधर हो तो उसका रिजल्ट आता है। तो इसका R1, ये है R1, फिर ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो इधर क्या आएगा R2। तो इन दोनों का रिजल्ट और इसका रिजल्ट हो जाएगा कैंसिल, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0। तो आप एग्जाम में सिंपल भाषा में लिख दोगे, रिजल्टेंट ऑफ 2 क्लोरीन इज कैंसिल आउट बाय रिजल्टेंट ऑफ अदर 2 क्लोरीन, इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। अच्छा, इसका सिमेट्रिकल, इसको टेट्राहेड्रल बोलेंगे, आगे आपको बताऊंगा सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल क्या होता है। टेट्राहेड्रल बेटा हम आगे पढ़ने वाले। तो एक प्रकार से सिमेट्रिक है, दो इधर तो दो इधर। अभी मैं फिलहाल ये बहुत मैंने अपने हिसाब से डायग्राम बनाया समझाने के लिए। तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो हम इसको बोलते हैं नॉन पोलर। ये बात आपको क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है सर। फिर आगे देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं BF3 की। BF3 कुछ ऐसा दिखता है, B, एक F, 2F, 3F। तो BF3 में क्या होगा सर, ये जो पहला फ्लोरीन इधर खींचेगा, फ्लोरीन खींचता है बेटा, फिर ये फ्लोरीन इधर खींचेगा, इन दोनों फ्लोरीन का
रिजल्ट यहां पर आएगा और ये जो रिजल्ट है वो तीसरा फ्लोरीन कैंसिल कर देगा। देखो, दो फ्लोरीन का रिजल्ट तीसरे फ्लोरीन से कैंसिल हो जाता है। ये दो फ्लोरीन है, इनका जो रिजल्ट है वो तीसरे फ्लोरीन से कैंसिल हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। डायग्राम आगे पढ़ेगा, अभी बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। सो ये भी सिमेट्रिकल हो जाता है एक प्रकार से। सिमेट्रिकल कैसे? एक रिजल्टेंट इस तरफ है, दूसरा रिजल्टेंट और दूसरा उस तरफ है। इन दोनों का रिजल्ट इस तरफ है और तीसरे का उस तरफ है। सो डाइपोल कैंसिल्स। म्यू जीरो, तो इसको भी हम नॉन पोलर कहते हैं प्यारे बच्चों। अब मेरे सुंदर बच्चों, कुछ धमाकेदार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको एक बंदा दिखेगा NH3, तो ये NH3 है। बेटा मैं आपको शक्ति बता दूं, शक्ति, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन खींचता है, फिर लास्ट में नाइट्रोजन। तो यहां पर नाइट्रोजन है और इस वाले केस में देखो NF3 में, NF3 में फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन। तो ये जो फ्लोरीन है वो ऐसे खींचते हैं, फ्लोरीन ऐसे खींच रहा है, तीनों फ्लोरीन ऐसे खींच रहा है। और आपको मैंने बताया कि नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पता होगा आपको। तो होता क्या बेटा, यहां पर ये नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर बोलते हैं इसको, लोन पेयर। वैसे यहां पर भी नाइट्रोजन होगा लोन पेयर के साथ। अब लॉजिकली सोचना, लॉजिकली क्या सोचना, यहां पर फ्लोरीन नीचे खींच रहा है, फ्लोरीन नीचे खींच रहा है, क्योंकि फ्लोरीन के पास शक्ति होता है, सबसे ज्यादा पावर होता है, तो फ्लोरीन नीचे खींच रहा है। अब जो नाइट्रोजन का जो सिस्टम बन रहा है, नाइट्रोजन वाला ऊपर आता है, क्योंकि नाइट्रोजन भी तो खींचेगा। तो नीचे वाले केस में क्या हो रहा है, ये 3 लोग नीचे खींच रहे हैं, इन तीनों का रिजल्ट नीचे है और नाइट्रोजन की वजह से है ऊपर। तो मान लो नीचे है 100 का फोर्स नीचे है और ऊपर है 10 का फोर्स। कितने का फोर्स है? तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि भैया 3 फ्लोरीन है भाई, कैंसिल आउट नहीं होगा। ओके, पर यहां पर देखो, यहां पर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की वजह से जो है वो ऊपर होगा। क्या बोला मैंने? अब इधर तो फ्लोरीन नहीं है ना, इधर क्या है सिर्फ बताओ, इधर सिर्फ नाइट्रोजन है। यहां नाइट्रोजन भी और फ्लोरीन भी है, तो इनमें धक्का मुक्की है, क्योंकि फ्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों पावरफुल है। तो फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, नाइट्रोजन थोड़ा कम है, पर धक्का मुक्की यहां चल रहा है। एक बंदा कह रहा है भैया ऊपर, फ्लोरीन कह रहा है नीचे। पर यहां पर देखोगे तो नाइट्रोजन की वजह से ऊपर डाइपोल मोमेंट होता है। और इवन मैं बताऊं, ये जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर, इसकी वजह से भी ऊपर ही आता है। मतलब यहां पर सारे डाइपोल मोमेंट ऊपर होंगे और यहां पर ऊपर नीचे दोनों है। तो यहां कैंसिल आउट होंगे थोड़े बहुत, और यहां पर कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहां पर होगा ज्यादा डाइपोल मोमेंट, यहां पर क्या होगा? ज्यादा डाइपोल मोमेंट, और यहां पर क्या होगा? कम डाइपोल मोमेंट। तो लिखा है NH3 की बात करें, पिरामिडल शेप होता है विद लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, डाइपोल्स डू नॉट कैंसिल। यहां पर डाइपोल कैंसिल नहीं होता। एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड, मैं यहां पर बता दूं आपको, जो हमारा NH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट है और नाइट्रोजन का जो, चलो मैं इस बात को लिखवा दूंगा, पर अभी सिंपल भाषा में समझो। डाइपोल कैंसिल आउट नहीं होगा, वैल्यू 0 नहीं होगी, तो क्या बोलेंगे? पोलर। वैसे NF3 में क्या होगा? पिरामिडल शेप है, बट डाइपोल्स ऑफ N अपोजेस डाइपोल्स ऑफ F एटम। जो N का डाइपोल होगा वो F के डाइपोल को अपोज करेगा। पार्शियल कैंसिल, पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत क्या होगा? कैंसिल होगा। थोड़ा बहुत क्या होगा? कैंसिल। रिड्यूसेस नेट डाइपोल मोमेंट, वैल्यू थोड़ा कम कर देगा, वैल्यू थोड़ा कम कर देगा। स्मॉल वैल्यू होगी पर ये भी 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो NF3 का थोड़ा कम होता है और NH3 का क्या होता है? ज्यादा होता है। NF3 का कम क्यों होता है? अब तो बोलेगा सर ये पिरामिडल शेप क्या है, ये पिरामिडल क्या है, ये पिरामिडल क्या है, ये पिरामिडल क्या है, ये तो हम आगे पढ़ेंगे शेप्स के बारे में। दोबारा बोल रहा हूं, पिरामिडल, ट्रायंगल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, टी शेप, सीसो, ठीक है ना, बहुत सारे शेप्स होते हैं जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। तो आपको बात समझ में आई? प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनो, इसका आंसर ना अच्छे से तैयार कर लेना कि स्कूल एग्जाम में कैसे लिखना है। यहां मैंने आपको पढ़ाया, देसी लैंग्वेज में पढ़ाया है, आप स्कूल एग्जाम के लिए तैयार कर लेना। वैसे ये लिख दोगे तब भी कोई गलत नहीं है, साफ साफ डायग्राम बना के दिखा भी देना, ठीक है। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट ये है चैप्टर में कि NH3 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NF3। क्यों? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन फ्लोरीन दोनों है, आपस में खींचातानी करेंगे, कम हो जाएगा। यहां नाइट्रोजन का ही ऊपर ऊपर है। अब देखो, फजान्स रूल, एक फजान नाम के आदमी थे, ठीक है, फजान नाम के आदमी थे। इनका कहना था कि NaCl को आप लोग क्या कहते हो? तो हमने बोला सर NaCl होता है आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड। फजान पता कहता है, फजान कहता है, फरजान कहता है, फरजान या फजान रूल होता है, ये आर नहीं होता कई बार, ठीक है, फजान्स होता है। क्या होता है? फजान्स। तो हम लोग, मैंने, आई मतलब मैं कहता हूं कि ये आयोनिक बॉन्ड है Na+Cl-। फजान साहब कहते हैं कि भैया इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। सर ये क्या बात है? सर पीछे आपने पढ़ा ये आयोनिक है, क्यों? यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाले को हम आयोनिक बोलते हैं। लेकिन फजान कह रहे नहीं, मैं तो बोलूंगा यहां पर कोवेलेंट चरित्र है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग। हमें साफ साफ पता है कि यहां पर ट्रांसफर हुआ था, लेकिन फजान एक बहुत ही महान साइंटिस्ट कह रहे हैं नहीं, शेयरिंग हुआ है। तो ये क्या कंफ्यूजन है, इसको समझते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर ये सोडियम है और सोडियम के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और ये क्लोरीन है
जिस पे चार्ज है नेगेटिव, चार्ज क्या है नेगेटिव। तो जो सोडियम का पॉजिटिव है, सोडियम का पॉजिटिव क्या करता है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का बादल है, क्लोरीन के आसपास क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन का बादल है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींचने लग जाता है। और खींचने लग जाता है तो ऐसा लगता है, ऐसे टूट जाता है, जो इलेक्ट्रॉन है इस तरफ आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ। तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो रहा है। तो होता क्या है, ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है और ऐसा फील करवाता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। नहीं समझे मेरी बात। जबरन शादी जानते हो, जबरन शादी, पकड़ा हुआ ब्याह, ब्याह कहते हैं जिसको। इसमें क्या होता है कि आपको कोई लड़की पसंद है, बड़ी सुंदर है, और तुम पावरफुल हो, तुम उसको पकड़ पकड़ के शादी कराओगे, तो लोगों को लगेगा कि शादी हो रही है, पर वो जबरदस्ती का शादी। सेम यहाँ पर शेयरिंग लग रहा है, पर ये जबरदस्ती का शेयरिंग है। तो ये फजान साहब ने सोचा कैसा होता होगा, तो कहते हैं इसको बोलते हो पोलराइजेशन, इस चीज को बोलते हो पोलराइजेशन बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो डिस्टॉर्शन यानी तोड़ना, डिस्टॉर्शन का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन के बादल को तोड़ना, ऑफ एन अनायन, अनायन मतलब सीएल, सीएल माइनस, सीएल माइनस के इलेक्ट्रॉन बादल को तोड़ना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कटायन, कटायन मतलब सोडियम प्लस, ये कटायन है बेटा, कटायन मतलब सोडियम प्लस। तो जो सोडियम है वो बादल को तोड़ देगा, तो हो जाएगा पोलराइजेशन। क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन। और आगे बताया गया है, समझिएगा कि, समझिएगा, देखो कि आगे मैंने बताया है कहीं, ये रहा, यहां बताया गया, सॉरी, देखिए कि जो कहीं पर अगर पोलराइजेशन होगा, पढ़ना इसे, कहीं पर अगर पोलराइजेशन होगा ना, तो वहां पर कोवेलेंट करैक्टर आएगा। क्या आएगा, कोवेलेंट मतलब शेयरिंग फील होगा। क्या फील होगा, तो आपसे बोले कि भाई पोलराइजेशन क्या होता है, अनायन, सॉरी कटायन, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती ले ले, पॉजिटिव वाला नेगेटिव उसके इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती शेयरिंग करवा ले, तो उसको बोलेंगे हम पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन की वजह से क्या आता है, कोवेलेंट करैक्टर। द मोर पोलराइजेशन द मोर कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा हमें कोवेलेंट बॉन्ड लगेगा। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग फील होगा, शेयरिंग, शेयरिंग। जैसे एग्जांपल भी दिया गया है कोवेलेंट करैक्टर के लिए, जैसे NaCl में, NaCl में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ क्लोरीन, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ क्लोरीन गेट्स डिस्टॉर्टेड, तोड़ दिया जाता है बाय सोडियम, इसलिए क्या बन जाता है, NaCl क्या बन जाता है, कोवेलेंट। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग फील होता है हमें। ठीक है, समझ पाए मेरी बात। तो बेटा ध्यान रखना कि पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन की वजह से कोवेलेंट करैक्टर आता है। अब एक टॉपिक है पोलराइजिंग पावर। सर ये पोलराइजिंग पावर क्या है, पढ़िए, इट इज द पावर ऑफ कटायन, इस कटायन की पावर, इस कटायन की पावर, इस सोडियम की पावर है कि कितना वो तोड़ पाएगा, कितना वो तोड़ पाएगा। इट इज द पावर ऑफ कटायन टू डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो पोलराइजिंग पावर का मतलब है कि सोडियम कितने बादल को, उस बादल को कितना तोड़ पा रहा है। अगर ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा तो ज्यादा शेयरिंग नजर आएगी, ज्यादा शेयरिंग, और ज्यादा शेयरिंग नजर आएगी तो हम कोवेलेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कोवेलेंट। इस बात को आपको समझना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें समझनी है, लार्जर अनायन होना चाहिए, अनायन मतलब नेगेटिव वाला, जैसे क्लोरीन माइनस है तो ये लार्जर होना चाहिए। हायर कटाइन चार्ज, पॉजिटिव पे चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। सर मैं समझा नहीं, देखिए तीन बातें होती है कि एक कटाइन हो, जैसे ए है, ये कटाइन हो, ए या मैं कुछ ले लूं एक्स, एक होना चाहिए कटाइन, कटाइन मतलब पॉजिटिव, कटाइन मतलब पॉजिटिव। देखो ये जो कटाइन है, कटाइन, ये कटाइन, कटाइन स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल, पहला कटाइन क्या होना चाहिए, स्मॉल, और इस पर होना चाहिए हाई चार्ज, हाई चार्ज। तो कटाइन अगर छोटा है और इसके ऊपर हाई चार्ज है, और अनाइन होना चाहिए बड़ा, मान लो कोई वाई माइनस है, वाई माइनस है, तो ये जो वाई माइनस बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मान लो वाई माइनस 3, तो ये बड़ा होना चाहिए, बिग, बिग। तो जब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को बुला सकता है अपने पास। तो बोला है लार्ज अनायन हो, अनायन मतलब नेगेटिव, और हायर कटाइन चार्ज, कटाइन पर जो प्लस है, प्लस कटाइन, उस पर चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तो मोर पोलराइजेशन होगा। मतलब ये वाला चीज क्या होना चाहिए, बड़ा, और इस वाले पे चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो ज्यादा पोलराइजेशन होगा। और साथ ही साथ स्मॉलर कटाइन हुआ, अगर ये छोटा हुआ तो और फायदा है, मोर पोलराइजिंग पावर होगा। बात समझ पाए। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है कि एल्यूमिनियम का +3 और सोडियम का +1 में इसके ऊपर चार्ज क्या है बताओ, ज्यादा। अगर इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, एक तो चार्ज ज्यादा है और साइज, समझ पा रहे हो। तो लिखा है Al+3 आयन हैज मोर पोलराइजिंग पावर देन सोडियम प्लस बिकॉज हाई चार्ज एंड स्मॉलर साइज। Al+3 का साइज छोटा है, साइज स्मॉल है, और चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है, ज्यादा, तो इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। देखिए वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल, इसको पूरा नाम क्या होता है, मैं एक बार पूरा नाम लिखता हूं फिर आप समझ जाएंगे प्यारे बच्चों। वेस्पर थ्योरी, ये वेस्पर थ्योरी क्या है मैं आपको समझाता हूं। वी का मतलब वैलेंस, एस का मतलब शेल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन,
पी का मतलब पेयर, आर का मतलब रिपल्शन। सर समझ नहीं आया, ऐसे पढ़ते इसको, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वैलेंस शेल, ऐसे पढ़ते इसको, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी क्या बताता है? ये थ्योरी हमें ये बताता है आमतौर पर शेप्स के बारे में। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका शेप कैसा होगा, और साथ ही बताता है कि शेप रिपल्सन से डिसाइड होगा। शेप रिपल्सन से डिसाइड होगा, रिपल्सन से। इसलिए इसका नाम है वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे पढ़ो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका रिपल्शन, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका रिपल्शन वाली थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है हमें ये बताता है कि शेप्स रिपल्शन से डिसाइड होता है। कैसे? अगर किसी ने बोला H2O, तो H2O में अगर कोई आदमी ऐसे बना दे, कोई आदमी ऐसे बना देगा, या किसी का मन किया तो ऐसे बना देगा, किसी का मन किया तो उसने ऐसे बनाया, तो कौन सा करेक्ट मानेंगे? तो शेप के बारे में रिपल्शन से पता लगता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां बच जाते हैं, 2 पेयर। अब होता क्या है प्यारे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मैंने बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, तो जब नेगेटिव नेगेटिव को हम पास में रखेंगे तो ये रिपल्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिपल्शन। और रिपल्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल टूट सकता है, ये मॉलिक्यूल टूट सकता है, क्योंकि यहां पर हमने दोनों पेयर्स को पास रखा है, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा और ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा, स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। सेम यहां पर भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास में रखे हुए हैं, तो ये स्टेबल नहीं है। ये वाला मॉलिक्यूल एक्सेप्टेबल है, क्यों? क्योंकि हम 2 इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देंगे इधर, और 2 इलेक्ट्रॉन को इधर दूर कर देंगे, हम इस पेयर को और उस पेयर को दूर रखेंगे, इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर को मान्यता प्राप्त किया गया है, बेंट शेप। H2O बेंट शेप का होता है। तो शेप्स रिपल्सन से डिसाइड होगा, जहां सबसे कम रिपल्शन वही शेप को स्टेबल माना जाएगा, इसी को वेस्पर थ्योरी कहते हैं। अभी और आप पढ़ोगे, समय के साथ पार्टी लगेगा। रिपल्शन का ऑर्डर समझिए, बोला गया कि लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, एलपी एलपी, लोन पेयर, एलपी मतलब लोन पेयर, और लोन पेयर मतलब आपको नहीं पता क्या होता है, ये बेटा लोन पेयर ही था, लोन देने के लिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको लोन पेयर कहते हैं। तो यहां पर लोन पेयर का रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमने लोन पेयर को दूर रखा है, लोन पेयर को दूर रखा है। तो प्यारे बच्चों, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, तो इनको दूर रखना है हमें। उससे कम होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। मतलब क्या, ऐसा समझाओ, जैसे अगर NH3 का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो यहां पर ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर है, समझना ध्यान से, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इनका रिपल्शन थोड़ा कम होता है, इनके बीच में धक्का मुक्की थोड़ा कम होता है, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में। बॉन्ड बॉन्ड का मतलब क्या, जैसे ये इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बॉन्ड्स में, इनमें रिपल्शन कम होता है, इसलिए इनको हम पास पास रख सकते हैं, पास पास। तो हमने यहां पर देखोगे आप, तो लोन पेयर को सबसे दूर रखा है, लेकिन बॉन्ड वालों को हमने पास रख दिया है, क्योंकि बीपी मतलब बॉन्ड पेयर, एलपी मतलब लोन पेयर, एलपी मतलब लोन पेयर, बीपी मतलब बॉन्ड। तो ये बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड है, ये लोन। आई होप आप समझ गए होंगे। ये रहा मॉलिक्यूल शेप्स देमसेल्फ, मॉलिक्यूल शेप ऐसा होता है, वो अपने आप देमसेल्फ, मॉलिक्यूल अपना शेप खुद से बनाते हैं टू रिड्यूस रिपल्शन। मॉलिक्यूल शेप देमसेल्फ, मॉलिक्यूल खुद का शेप खुद बनाते हैं, मॉलिक्यूल शेप देमसेल्फ टू रिड्यूस रिपल्शन। एग्जांपल मैंने आपको H2O को बताया, H2O होता है बेंड शेप ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। जब हम H2O को बनाते हैं ना बेटा, तो ये बेंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे, तो इनको हम दूर दूर रख देते हैं, ये रिपल्शन से दूर हो जाएंगे। दूर होने का मतलब क्या है कि इसको दूर रखने के लिए शेप को बेंड होना पड़ेगा। और एंगल कितना होता है तुम्हें, ये वाला एंगल, 2 बॉन्ड के बीच में एंगल होता है 104.5 डिग्री, नोट कर लो। सो जैसा मैंने कहा, वेस्पर थ्योरी शेप के बारे में आइडिया देता है। तो ऑक्सीजन के अलावा ट्रिक बनाइए, ट्रिक, ये ऑक्सीजन वाले के लिए काम नहीं करता। जो ट्रिक दे रहा हूं, नीचे होगी बेटा, इसके नीचे जो ट्रिक मैंने बनाया आपके लिए, ये ट्रिक ऑक्सीजन के लिए काम नहीं करता, ऑक्सीजन वालों के लिए हमें खुद ही याद करना पड़ता है, ठीक है। और क्वेश्चन ऑक्सीजन वाले नहीं आते, बहुत कम चांस होता है कि ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन आए। क्यों? ऑक्सीजन वाले के डायग्राम सब याद कर लेना, बता दे रहा हूं मैं, ऑक्सीजन के डायग्राम बता दे रहा हूं, आप याद कर लेना। देखो मैं बता दे रहा हूं, आप याद कर लो। जैसे देखो, जैसे मैं आपको लिख दे रहा हूं, कुछ ऑक्सीजन वाले लिख दे रहा हूं, खुद याद कर लेना। जैसे SO2, फिर मैं बता रहा हूं ना, याद कर लेना, जैसे कि O3 ओजोन, NO3 माइनस, तो ये ऑक्सीजन वाले याद कर लेना आप। ऑक्सीजन वालों के अलावा, दोबारा बोल रहा हूं, लेट मी गो टू द टॉपिक। ऑक्सीजन के अलावा जितने भी डायग्राम है, और 99% क्वेश्चन बिना ऑक्सीजन के है, यानी जो हमारा ट्रिक है ये 99% क्वेश्चन में लग जाएगा। सर ट्रिक क्या है? सब हमने पंखा का बंद क्यों कर रखा है हम लोगों ने? ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक क्या है कि सेंट्रल एटम प्लस
साइड एटम अपॉन में 2, तो आपको मिलेगा एक काउंटिंग नंबर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, सर थोड़ा समझा दो। मैंने कहा कि मेरे को CH4 का शेप बनाना है, तो ट्रिक कहता है C का मतलब हो गया सेंट्रल एटम है, क्योंकि कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो कार्बन कैसा एटम होगा? सेंट्रल। तो आपको यहां पर सेंट्रल एटम का, सुनना, सेंट्रल एटम का लिखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। VE का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें नंबर निकालना है, नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, कार्बन के लिए लिखते हैं हम 2 4, कार्बन के लिए 2 4 लिखते हैं बेटा, पढ़ लेना, मैंने बताया 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 प्लस, हमें लिखना है साइड के एटम्स लिखने, सीधा साइड के एटम लिखने, साइड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना, साइड में एटम। तो कार्बन के हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और साइड के एटम्स लिखने हैं 4 हाइड्रोजन, तो हमें लिखना है 4 हाइड्रोजन अपॉन में 2, तो आंसर आएगा 4। दोबारा सुन लो, एक बार बोल रहा हूं। सेंट्रल में जो एटम होता है, मेन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस जो मेन एटम है उसके साइड में कितने एटम है? साइड में है 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। दोबारा बोल रहा हूं मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ सेंट्रल वाले का आएगा, तो कट करेंगे तो आंसर आएगा 4, और 4 का मतलब होता है बेटा टेट्राहेड्रल। ट्रिक से जो नंबर मिलेगा, नंबर ये रहा 2 3 4, तो हमें 4 मिला, ट्रिक से जो नंबर मिला वो 4, तो 4 का मतलब होता है बेटा टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होगा देख लो, टेट्राहेड्रल का ऐसा शेप होता है, यह है टेट्राहेड्रल। तो सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्बन होगा सेंटर में 1 2 3 4 और हर जगह हाइड्रोजन लगा देंगे, इसी को टेट्राहेड्रल कहते हैं। कार्बन 1 2 3 ऊपर 4। सर 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 एक और ट्रिक बताओ, ट्रिक से पहले शेप के नाम जान लो। लीनियर का मतलब ये होगा एक सीधी लाइन, ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब ये होगा 3। शेप जान लो, शेप बेटा, शेप जान लो। लीनियर, जब भी आंसर 2 आए, लीनियर, लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन। जब भी आंसर 3 आए, इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर, जिसको हम ऐसे बोलेंगे। जब भी आंसर 4 आए, टेट्राहेड्रल, ऐसा होगा। जब भी आंसर 5 आए, 5 का मतलब होता है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ये कैसे बनता है देखो, ये ऐसे बनता है, ट्रायंगल के ऊपर 2 पिरामिड, ट्रायंगल के ऊपर 2 पिरामिड। कैसे 2 पिरामिड, कैसे सर? देखो, अगर हम इसको मिलाएंगे ना, ऐसे मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ट्रायंगल के ऊपर एक ऊपर पिरामिड है और नीचे पिरामिड है। पर आपको सिंपल याद रखना है। क्या सिंपल याद रखना है? याद रखना है कि सर 5 का मतलब होगा, अभी बताऊंगा, रुक जाओ। सर 5 का मतलब होगा ट्रायंगल बाई पिरामिडल, यानी कि ट्रायंगल बनाना है और 2 लाइन खींच देना है, बस हो गया। सर 6 का मतलब होगा ऑक्टाहेड्रल, या इसका नाम होगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। सर स्क्वायर बाई पिरामिडल क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब है एक स्क्वायर बनाएंगे और 2 पिरामिड, बस। ये 2 लाइन का मतलब 2 पिरामिड, 2 लाइन का मतलब 2 पिरामिड। तो आपको याद रखना है। सर आप क्वेश्चन एक और बता दो तो मेरे दिल में चैन आ जाए, करार आ जाए। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा ले रहा हूं कि मान लो मेरे पास है BeCl2, मेरे पास है BeCl2 है, तो ये जो नंबर निकालना है हमें, ट्रिक, हमारा ट्रिक कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का, बेरिलियम, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है, वैलेंस। तो बेरिलियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, देखो 2 देखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के होते हैं 4, 4 को हम ऐसे भरते हैं 2,2, इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, प्लस प्लस। तो पहले वाले का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है, दूसरे में साइड में कितने एटम है? तो साइड में क्लोरीन 2 है बेटा, ये नहीं कि तुम क्लोरीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, गलत हो जाएगा। अपॉन में 2, तो 4 अपॉन में 2, 2 आ गया बेटा। 2 का मतलब होता है लीनियर, और ऐसे बनता है सीधा। तो सर आप कह रहे हो BeCl2 का 2 आया, तो सर ऐसा हुआ कुछ सीधा, हाँ जी सीधा। बस सेंटर में क्या डाल देंगे बताओ? सेंटर में B डाल देंगे और एक Cl यहां और एक Cl, तो स्ट्रेट लाइन होगा शेप। ये ट्रिक है। तो सर अब आप प्रैक्टिस करवाओ तो मजा आए, चलो प्रैक्टिस करवाएंगे, आप नोट करो। हेलो 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 प्यारे बच्चों, देखो ये BeCl2 है ना, गलत लिखा हुआ, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। क्या बेटा? BeCl2, इसका लीनियर आएगा BF3, जो आपको खुद करना है बता रहा हूं, चलो फिर भी मैं करवा देता हूं, कोई नहीं। देखो मैं आपको BeCl2 करवा चुका हूं, BF3 करवा देता हूं फटाफट। तो ट्रिक निकालते, ट्रिक। बोरोन के लास्ट में क्या होगा? अरे 3 होता है बोरोन के लास्ट में, बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, और साइड में एटम कितने हैं? 3 अपॉन में 2। कितना आंसर आ गया? 3। 3 के लिए ऐसा बताया मैंने आपको शेप, याद करो। 3 के लिए ऐसा शेप है, देख वो तो गया। 3 के लिए अगर याद हो तुम्हें तो 3 का शेप ऐसा बताया था, ट्रायंगुलर प्लेनर, ऐसा बनाया था आप लोगों ने। तो BF3 कैसा बनेगा? तो इसके सेंटर में डाल देंगे बोरोन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, BF3। और तुम्हें बिल्कुल बुक के स्टाइल में बनाना है, बुक वाले कुछ नहीं करते, सभी को आपस में ऐसे मिला देते हैं। तो बेटा ये बुक का स्टाइल बन गया, कॉम्प्लेक्स BF3। अब मैं आपको थोड़ा PCl5 बनवा देता हूं, चलो PCl5, PCl5
फोस्फोरस के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, साइड में एटम भी कितने 5 अपॉन में 2, 5 आ गया, तो PCl5 ऐसा बनेगा, एक ट्रायंगल और 2 पिरामिड, 2 पिरामिड। तो ये फोस्फोरस बीच में 1 2 3 4 5, और बुक जैसा दिखाना है, बुक जैसा दिखाना है तो लो हो गया खतरनाक बुक जैसा। तो ये जो बाकी आप खुद करना, SF6 भी खुद कर लेना, ठीक है। SF6, चलो SF6 भी करा ही देता हूं। SF6 सल्फर के लास्ट में 6, साइड में एटम भी 6 अपॉन में 2, आंसर 6, 6 के लिए स्क्वायर बाई पिरामिड, 2 पिरामिड, तो सल्फर तो 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 फ्लोरीन 6 फ्लोरीन, SF6। और बुक जैसा दिखाने के लिए क्या करोगे, बुक जैसा पहले तो बॉन्ड पूरे कर लो, सल्फर के 6 बॉन्ड पूरे हो गए ना, जैसे मैंने बॉन्ड पूरा कर दिया, बुक में दिखाने के लिए ऐसे तो हो गया हमारा गजब का डायग्राम। तो ये तो आसान थे, देखो मैं आपको बता रहा हूं कहां तक आसान है। पहला क्वेश्चन आसान, दूसरा आसान, तीसरा आसान, चौथा आसान। अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूं जो एक्सेप्शनल है, ये सारे एक्सेप्शनल है, 5 से लेकर 10 तक ये सारे एक्सेप्शनल है। क्या बेटा, एक्सेप्शनल। तो एक्सेप्शनल अभी कैसे होगा देखो, PCl3 करते हैं, चलो फोस्फोरस के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 3 अपॉन में 2 4, तो 4 के लिए कैसे बनाओगे, याद करो 4 के लिए 1 2 3 4, याद है, अरे याद है टेट्राहेड्रल वाला 1 2 3 4, तो 4 के लिए PCl3 बना रहे हैं हम, PCl3 में 4 आया, 4 के लिए हमने बनाया 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन। अब सुनो यहां पे लिखा है PCl3, तो PCl3, लेकिन एक रह गया लोन पेयर, एक क्या रह गया खाली, तो ये लोन पेयर को सिर्फ प्रोपा बनाते हैं हम। तो प्रॉब्लम पता है क्या प्रॉब्लम, इनके अंदर ना बॉन्ड कम होता है, बॉन्ड क्या होता है कम, बॉन्ड कम होने की वजह से इनका नाम चेंज हो जाता है। क्या बोला मैंने, ट्रिक सेम डायग्राम सेम, दोबारा ट्रिक सेम डायग्राम सेम, पर बॉन्ड कंप्लीट ना होने की वजह से उनका नाम चेंज हो जाएगा। तो इसका नाम क्या, देखो एक ट्रायंगल है और ये पिरामिड बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रायंगल पिरामिड, तो इसका नाम हो गया ट्रायगोनल पिरामिडल। 4 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, 4 का मतलब टेट्राहेड्रल, लेकिन यहां पर बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका शेप बदल जाएगा। वैसे देखो NH3 बनाते हैं, चलो NH3, तो नाइट्रोजन के लास्ट में होता है 5, पता है किसी को, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन अपन में 2 4, 4 के लिए ऐसे बनाओगे आप, नाइट्रोजन 1 2 3 4 1 2 3, पर एक क्या रह गया खाली, और एक खाली रह गया ना, एक बॉन्ड खाली। 4 के लिए नाम होना चाहिए टेट्राहेड्रल, 4 के लिए नाम होना चाहिए टेट्राहेड्रल, 4 के लिए नाम होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल बन ही नहीं पाया। 4 के लिए नाम होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, याद है यार तुम क्या, ये देखो 4 के लिए नाम होना चाहिए टेट्राहेड्रल, पर टेट्राहेड्रल बन ही नहीं पाया, इसका चौथा बॉन्ड खाली रह गया, तो सिर्फ ट्रायंगल की तरह बन पाया, इसका नाम हो गया इसका ट्रायगोनल पिरामिड। तो हमने क्या सीखा, ट्रिक सेम, तरीका सेम, डायग्राम सेम, नाम बदल जाता है, इसको एक्सेप्शनल बोलते हैं। वैसे SF4, ठीक है SF4, इसका ये सब खुद करोगे क्या आप, तुम लोग कर लेना, तो शेप जैसे, चलो मैं बना देता हूं फिर भी, SF4 बना लेते हैं। सल्फर का कितना 6 + 4 अपन में 2, आंसर क्या आ गया 5, 5 के लिए क्या नाम होता है याद है किसी को, 5 के लिए होता है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, पर यहां पर ट्रायगोनल बाई पिरामिडल बन ही नहीं पाएगा, बोलो क्यों, यहां पर एक बॉन्ड क्या है कम है। देखो आप सल्फर बनाओगे, फिर आप लगाओगे 1 2 3 4, और ये क्या रह गया खाली। अगर पांचों बॉन्ड पूरा होता है इसका नाम होता है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, पर एक बॉन्ड खाली है तो इसका नाम क्या पड़ गया, सीसो, झूले की तरह है, सीसो झूले का नाम होता है, और ये झूले की तरह है, देखो एक बंदा यहां बैठेगा, एक बंदा यहां बैठेगा और झूला झूलता रहेगा। दिखाओ करके, दिखाओ, देखो, अरे यार छोड़ो, सीसो झूला कैसा होता है देख लेना, इमेजिन कर लेना, हमें उससे क्या होता है। अब देखो ClF3 दिखाता हूं आपको, देखो ClF3 में क्या होगा, क्लोरीन का नाम क्या होगा 7, क्लोरीन के लास्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन है 3 अपन में 2, क्या आ गया 5, तो 5 के लिए ऐसा बनाते हैं हम लोग, तरीका सेम रहेगा, तरीका सेम, बस नाम बदलेगा। तो क्लोरीन यहां आ गया, क्लोरीन कहां आ गया यहां, तो एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, ये 2 बॉन्ड खाली हो गए। अब देखो कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, देखो फील करना, देखो कैसे दिख रहा है, 2 फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, कैसे दिख रहा है टी की तरह। तो ClF3 में 5 की जगह पर इसका नाम क्या पड़ गया, टी शेप, डायग्राम सेम, ट्रिक सेम, बस नाम बदल जाएगा। तो क्या आप लोग ये खुद ट्राई करोगे, 9 10 खुद ट्राई करना, और इसका स्क्वायर बाई पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर इसका नाम रख लेना, और दिक्कत होता है NCERT या इंटरनेट से देख लेना, और जो ऑनलाइन देख रहे प्लीज मुझे बताना कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। सो प्यारे बच्चों, हमने अभी वेस्पर थ्योरी जाना, वेस्पर थ्योरी में डायग्राम जाना, आपको वेस्पर थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जो आपको याद रखना है, PCl5 के बारे में। अगर आप ध्यान दो तो आप लोगों ने एक चीज मिस कर दी, क्या मिस कर दिया, ये रहा PCl5 में एक चीज नोट करने वाला होता है, एक्सियल वर्सेस इक्वेटोरियल। तो PCl5 में आपको बता दूं कि PCl5 में क्या है, समझिएगा। ये जो PCl5 है एक्चुअली में ऐसा बनता है, अभी मैंने आपको बना के दिखाया था कि यहां फोस्फोरस और एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 4 5, तो PCl5 में 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन होता है। पर एक बात ध्यान रखना बेटा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसको हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड एक्सियल है बेटा, 2 बॉन्ड एक्सियल होता है, तो 2 एक्सियल बॉन्ड है हमारे पास, 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं हमारे पास, 2, इसको 2 लिख देता हूं मैं, हमारे पास होता है 2 एक्सियल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड हमारा एक्सियल बॉन्ड होता है।
और प्यारे बच्चों जो तीनों ये देखो, ये यहां पर है, ये यहां पर है, यहां पर है, तो इनका नाम हो गया इक्विटोरियल बॉन्ड। इक्विटोरियल। अब इक्विटोरियल बॉन्ड क्यों आप समझ पा रहे होंगे, तीनों एक जैसे हैं। इक्विटोरियल बॉन्ड, तो 3 इक्विटोरियल बॉन्ड होता है, 3 इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है, 3 इक्विटोरियल बॉन्ड। समझना सर, आप हमें ये पढ़ा क्यों रहे हो, उसके पीछे रीजन है। देखो जैसे ये, हाँ ऐसे समझो कि ये जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ना, एक्सियल बॉन्ड, ये एक्सियल बॉन्ड ना 90 डिग्री पर होते हैं। कितने डिग्री पर, जैसे ये मान लो हाथ मेरा ट्रायंगल है, ये हाथ क्या है मेरा, ट्रायंगल, तो एक्सियल बॉन्ड ये पेन जो 90 डिग्री पर, कितने पर है, तो एक्सियल बॉन्ड जो है ना 90 डिग्री पर होता है, पास होता है, क्या होता है, पास, तो फील्स मोर रिपल्शन, रिपल्सन, रिपल्सन ड्यू टू एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पोजीशन, 90 डिग्री पोजीशन होने की वजह से इसको रिपल्शन ज्यादा मिलता है, कि 90 डिग्री कम होता है एंगल, क्या होता है, कम, तो यहां पर रिपल्शन ज्यादा होता है ड्यू टू 90 डिग्री पोजीशन, हेंस वीक बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड एंड लॉन्गर बॉन्ड, ये लॉन्गर बॉन्ड होते हैं बेटा। मतलब ये जो बॉन्ड है, सुनना ध्यान से, ये रिपल्शन की वजह से लंबे हो जाएंगे, धीरे धीरे धक्का लगते लगते लंबे हो जाएंगे, ये बॉन्ड लंबे भी हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे और टूट भी जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो समझ पाए, तो ज्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सा होता है, इक्विटोरियल बॉन्ड, क्योंकि ये दूर है। देखो एक यहां है तो एक कहां है, 100, आपको पता होगा 120 डिग्री का डिफरेंस होता है ना ट्रायंगल के अंदर, तो इक्विटोरियल बॉन्ड दूर, जो 3 इक्विटोरियल बॉन्ड है, 3 इक्विटोरियल बॉन्ड दूर होते हैं और एक्सियल बॉन्ड पास होते हैं। तो होता क्या है, कई बार जो PCl5 है ना, वो आसानी से इजीली थोड़ा बहुत हीट करने पर PCl3 बन जाता है और ये Cl2 टूट जाता है। Cl2 मतलब ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है रिपल्शन की वजह से। तो ये याद रखना है आप लोगों को, प्लीज नोट कीजिए। अब प्यारे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं VBT। VBT का मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये क्या कहता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है, देखो यार, एक एटम का ऑर्बिटल, सुनते रहना, एक एटम का ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल में होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक एटम का ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। और एक दूसरे एटम का ऑर्बिटल होगा, तो ये दोनों ऑर्बिटल ना, ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे पर ऐसे आएंगे, चिपक जाएंगे, एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। नहीं समझे, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के पास आएगा और बॉन्ड बन जाएगा। यही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सुनो क्या कहता है, बॉन्ड फॉर्म्स ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, वो तुम्हें बचपन से पता है कि बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या नई बात है। फिर व्हेन टू एटम अप्रोच, जब दो एटम अप्रोच करेंगे, ओवरलैप होगा, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ठीक है ना। तो व्हेन टू एटम्स अप्रोच, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अकर्स, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है और क्या बन जाते हैं फिर वो, मॉलिक्यूल, गिविंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक एटम दूसरा एटम दोनों ओवरलैप हुए, मॉलिक्यूल बन गए, तो क्या बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर द ओवरलैप, जितने अच्छे से ओवरलैप होगा, जितने अच्छे से चिपकेंगे, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तुम्हें लगता नहीं कितनी बेसिक बातें, दिस थिंग्स आर वेरी बेसिक। तो ये है पोस्टुलेट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स मतलब उसके कॉन्सेप्ट, पोस्टुलेट का मतलब बेसिकली होता है विचार, विचार या कल्पना, कल्पना, इमेजिनेशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की इमेजिनेशन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, एटम्स ओवरलैप करेंगे, मॉलिक्यूल बनेगा, बस बात खत्म। फिर प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि सर अभी आपने बोला कि एटम्स ओवरलैप करेंगे, तो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। मैं सिखाता हूं आपको। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग सीखते हैं बेटा। तो हमारे पास, समझना, हमारे पास हम पढ़ रहे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कि एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल पे ओवरलैप करेगा। तो पहला ऑर्बिटल होता है, पहला ओवरलैपिंग में क्या होता है, समझना ध्यान से। पहला ओवरलैपिंग होता है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। सर समझ नहीं आया, समझ जाओगे। तो अभी हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं बेटा। दो टाइप से ओवरलैपिंग होती है। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में पहला ओवरलैपिंग होता है सिग्मा बॉन्ड वाला ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग इसमें क्या होता है समझना, इसमें मैं समझाता हूं आपको, देखना ध्यान से। जैसे ये एस ओवरलैप समझा रहा हूं, देखो एक एस मतलब स्फेरिकल, दूसरे एस के साथ ओवरलैप करेगा बेटा। एक एस, प्लीज मैं करवा के दिखाता हूं, समझ में आएगा। एक एस, मैं यहां करवाता हूं, आप लोग नोट कर लेना। अभी हम पढ़ रहे हैं एस। अभी सब पढ़ के बताऊंगा, वेट करो। या एक काम करता हूं, मैं आपको यहां पे अलग से करवाता हूं। हम ओवरलैपिंग यहां पढ़ लेते हैं, ओवरलैपिंग अलग से, ओवरलैपिंग अलग से ही पढ़ लेते हैं। तो एक एस दूसरे एस से ओवरलैप करेगा। कैसे करेगा, देखो एक एस दूसरे ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। यहां पर हुआ क्या है, इसका हेड, ये हेड बेटा, और इसका हेड आपस में ओवरलैप हुए। एस ऑर्बिटल ऐसा दिखता है बेटा, एस ऑर्बिटल। तो होता क्या है बेटा कि एंड टू एंड ओवरलैप होता है। क्या बोला मैंने, एंड टू एंड ओवरलैप। इसको एक्सियल ओवरलैप भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैप, अभी समझ में आएगा, वेट करो। हेड ऑन ओवरलैपिंग ज्यादा फेमस ही होता है बेटा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, समझा रहा हूं। देखिए, जब एक एस का हेड दूसरे एस के हेड पे ओवरलैप करे तो इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। और जैसा कि ये जो ओवरलैपिंग है हेड टू हेड, जैसे हेड टू हेड ओवरलैप का मतलब कि काफी क्लोज ओवरलैपिंग हुआ है, तो ये काफी स्ट्रांग होगा। और स्ट्रांग को हम बोलते हैं सिग्मा, इसका नाम होता है सिग्मा।
सिग्मा बॉन्ड। तो मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है समझिए। जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो, एकदम कस के बढ़िया से ओवरलैपिंग हो, एक्सियल ओवरलैपिंग, या फिर एक्सियल से ज्यादा बेहतर नाम क्या है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और कहां कहां पर ये होता है बेटा, तो ये होता है आपका एस एस में, एस एस ओवरलैपिंग। तो ये मैंने आपको एस एस बताया बेटा, अब मैं आपको एसपी बताता हूं। एसपी क्या होता है, देखो एक एटम का एस और दूसरे एटम का पी आपस में ओवरलैप करेंगे। तो देखो इसका हेड और इसका हेड आपस में ओवरलैप हो गए, तो जब भी हेड ओवरलैप होगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा यहां पर भी एस एस ओवरलैपिंग, फिर एसपी ओवरलैप, और इन सब में क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, जो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग है और बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, फिर यहां पर पीपी ओवरलैपिंग होता है बेटा, पीपी। सर पीपी कैसे होगा ये बता दो। तो प्यारे बच्चों, पीपी में क्या होता है, एक का पी ऑर्बिटल प्लस दूसरे का पी, इसका हेड और इसका हेड पी डंबल शेप का होता है, हमने पढ़ रखा है। तो दोनों का हेड आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, तो यहां भी काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा, और स्ट्रॉन्ग को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। अच्छा सर, तो सर आप कह रहे थे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, तो पहला सिग्मा बॉन्ड वाला ओवरलैपिंग हो गया, और एक और बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं हम पाई बॉन्ड बेटा। अब सर ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है, देखो प्यारे बच्चों, ये जो पाई बॉन्ड बनता है ना, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज, जैसे नाम होता है लेटरल, साइडवेज या फिर लेटरल ओवरलैप। सर समझाओ, देखो ये एक पी है और ये दूसरा पी है, ये आपस में ओवरलैप ऐसे करेंगे। देखो इस पी का और इस पी का खाली साइड टच होगा, साइड। समझो, मान लो एक कपल है, एक शादीशुदा कपल है, तो उनके बीच का जो ओवरलैप है अलग है, बिल्कुल हेड ऑन, फील करो थोड़ा इसको, दे कैन हग, दे कैन किस, है ना, उनका ओवरलैप, उनका बॉन्ड अलग है। लेकिन एक अनमैरिड कपल है, तो अनमैरिड कपल पार्क में बैठे कंधा से कंधा लगा के, तो उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके पापा उसकी सुताई करके लाल कर सकते हैं और इसके पापा इसकी सुताई करके लाल कर सकते हैं। लेकिन मैरिड कपल है, पापा के सामने भी अगर गले मिल रहे हैं तो पापा कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ करेंगे तो पापा की सुताई हो जाएगी। इस बात, सुताई का मतलब होता है बेटा कि एक अच्छे तरीके से कपड़ा हटा के डंडा लेके लाल कर देना, दैट इज सुताई। हाथ पे, कहां पे, हाथ पे सुताई कहते हैं उसको। तो आप समझ पाइए कैसा वाला है, अनमैरिड कपल। यहाँ वो वाला मजा नहीं है, अच्छा मजा, सॉरी, यहाँ वो वाली बात यहाँ वो वाली बात नहीं, बस कंधे से कंधा मिलाया, हाँ भाई कैसा है, बस बढ़िया। तो ये बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा, कैसा होगा, वीक। तो साइड वेज ओवर लेटरल ओवरलैप, इसमें वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा से वीक होगा, फॉर्म्ड इन एडिशन ऑफ, ठीक है। ये कब बनता है, ध्यान रखना, ये कब बनता है, ये पाई बॉन्ड कब बनता है, ये इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मतलब जो वीक होता है, जो वीकर बॉन्ड होता है उसको पाई बोलते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग है उसको सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा मेल है, तो सिग्मा मेल है तो शादी नहीं करेगा, ऐसा बोलते नहीं, तो सिग्मा है तो शादी नहीं करेगा, या लड़की के सामने पिघलेगा नहीं तू, वैसा वाला। तो सिग्मा मतलब स्ट्रॉन्ग, पाई मतलब वीक। अच्छा, पाई बॉन्ड बनता कब है, पाई बॉन्ड फॉर्म जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, सिग्मा। जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो पाई बॉन्ड भी बनेगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड में, फॉर्म्ड इन एडिशन टू अ सिग्मा बॉन्ड इन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। नहीं समझ में आया, समझा रहा हूं, देखो जैसे मैंने कहा, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, याद रखना, ये एक सिग्मा है, पहला वाला सिग्मा होता है, एक सिग्मा, और ये एक पाई होता है, यानी ये सिग्मा के साथ, देखो फॉर्म्ड इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के साथ, एडिशन मतलब सिग्मा बॉन्ड के साथ ऐड होता है ये, और डबल ट्रिपल बॉन्ड में मिलता है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, पीपी साइडवेज, एक पी दूसरे पी से साइड वाइज करता है। तो हमने क्या सीखा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरलैप होता है, चार तरह के ओवरलैप होते हैं, एस एस, एस पी, पी पी, और यहां पर सिर्फ पी पी। यहां बनेगा सिग्मा बॉन्ड और यहां बनेगा पाई बॉन्ड, बात खत्म, पैसा हजम, बहुत बढ़िया। देखो अगर इन शॉर्ट सिंपल भाषा में बात करें, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सिंगल होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, सिंगल, हेड ऑन ओवरलैपिंग। जैसे मैंने कहा, देखो कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड है तो ये कैसा होगा, सिग्मा, कैसा होगा, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये क्या होगा बताओ, सिग्मा। ये क्या होगा, सिग्मा। ये क्या होगा, सिग्मा। ये क्या होगा, सिग्मा। तो सिंगल बॉन्ड में हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सिंगल में पाया जाता है हेड ऑन ओवरलैप। पाई बॉन्ड की बात करें, वीक होता है, साइडवेज होता है, कम्स आफ्टर अ सिग्मा बॉन्ड। अगर कहीं पर सिग्मा बॉन्ड है, अगर ये सिग्मा है, तभी पाई आ सकता है, तभी पाई, अकेला पाई नहीं मिलता, अकेला क्या मिलता है, सिग्मा, ध्यान रखना। अब हमारे दो टॉपिक और रह गए इस चैप्टर में, हाइब्रिडाइजेशन एंड एमओटी। एमओटी का मतलब समझते क्या होता है, नहीं पता ना, समझ जाओगे। हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ा था, डायग्राम वाला, और वीबीटी पढ़ा हमने। अब हमारा है हाइब्रिडाइजेशन। बायो में इस वर्ड का बहुत इस्तेमाल होता है, या फिर जो लोग फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग कहते हैं ये हाइब्रिड अमरूद है, आम के पेड़ में अमरूद लगा देंगे, बोलेंगे हम कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, कि आम के पेड़ में अमरूद, ये अलग वैरायटी का है, ये अलग वैरायटी का है, मिला दिया तो कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक मतलब होता है मिक्स करना, मिक्स्ड। जब हम मिक्स्ड कर देते चीजों को, मिला देते तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा यहां पर हाइब्रिडाइजेशन से क्या मतलब है समझिए, तो लिखा हुआ है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहां पर एटम के ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे हम, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी। क्या मतलब है सर, जैसे मैंने कहा कि मान लो एक एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, और मैंने क्या किया, यह है 3p है हमारे पास, 3p है बेटा, p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, s का एक होता है और 3 के अंदर p के अंदर 3 होता है, आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो ये s है और 3p है, तो मैं इसको एक झोली में डाल दूंगा, झोले में मैं एक बर्तन में डाल के हिला दूंगा, तो s और p आपस में क्या हो गया, मिक्स हो गए, तो इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन।
तो हमारे यहाँ पर कितने ऑर्बिटल है बताओ? 4। एक s और कितने p है? 3p। तो एक s को मिलाया और 3p को मिलाया तो नाम पड़ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम पड़ जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो भैया एक s और 3p को मिलाया तो ये आपस में मिल जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद हमें मिलेगा 4 ऑर्बिटल मिलेंगे जो नए होंगे। क्या होंगे? नए। क्योंकि हम एक s और 3p को मिला के कुछ नया बना रहे, कुछ नया, तो हमें 4 ऑर्बिटल मिलेंगे नए। जैसे हमने हमारे डब्बे से दिखा रहे 1 2 3 4, हमें 4 ऑर्बिटल मिलेंगे नए। एक s को मिलाया 3p को मिलाया ताकि हमें क्या मिल जाए? हमें कुछ नया मिल जाए, तो हमें 4 नए मिलेंगे। तो ये किससे बना है? कब क्यों बना है? क्योंकि एक s और 3p मिलाया गया है। ये क्यों बना है? एक s और 3p से। ये क्यों बना है? एक s और 3p के मिलाने से। ये क्यों बना है? एक s 3p मिलाने से। तो सबका ही हम ऐसे नाम रखेंगे कि तू बना है एक s और 3p को मिलाने से, तू बना है एक s और 3p को मिलाने से, तू बना है एक s 3p को मिलाने से, तू बना है एक s और 3p को मिलाने से। तो सबका नाम ही पड़ जाता है sp3। नहीं समझे? जैसे मैंने कहा एक आदमी है राजू, उसके 4 बेटे, तो तू राजू का बेटा है, तू भी राजू से आया है, तू राजू का है क्या? नहीं समझे मेरी बात? तू राजू का बेटा है, तू राजू से आया है, तू राजू का है क्या? तो वैसे ही तू एक s और 3p की वजह से आया है, तू एक s और तू 3p की वजह से आया है, तो सबका नाम ही sp3 पड़ जाता है। तो कहने का होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। हमें मिलेंगे न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल। जैसे यहाँ पर कितना मिला? 1 2 3 4, पूरा सेट मिला हमें, ठीक है ना? और इनकी एनर्जी इक्वल होगी। जो नए नए मिले इनकी एनर्जी और नाम भी एक जैसा होगा, नाम और एनर्जी एक जैसा होगा। कॉल्ड हाइब्रिड, इसको बोलते हैं हाइब्रिड है। क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिड। तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो समझ में आया क्या होता है बेटा? अलग अलग ऑर्बिटल्स को मिला के नया कुछ बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहेंगे? ओनली ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। हमें सबसे स्टार्टिंग से पता है कि वैलेंस शेल वाले ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो लिखा हुआ है ओनली ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है जी, ये तो पहले से पता है। दूसरा, ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव सेम एनर्जी। वो तो हमने पढ़ाई है कि इनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो जो हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं उनकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन शेप एंड एनर्जी। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो हमने तैयार किया है, हाइब्रिड जो है हाइब्रिड, वो इक्विवेलेंट होंगे शेप में और एनर्जी में। उनका शेप और एनर्जी कैसा होगा? इक्वल होगा। और नाम भी क्या होगा? इक्वल। नाम भी इक्वल, शेप भी इक्वल, एनर्जी भी इक्वल, दिखने में भी इक्वल। बात समझ पाए? कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल है, नोट कर लो। चलो, तो अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, sp का मतलब क्या होगा? अभी सोचना। sp का मतलब होगा एक s और एक p को मिलाया गया है, s1 p1। तो ये हमें कहां मिलता है? ये हमें मिलता है इसके अंदर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH के अंदर। इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। sp2 का मतलब क्या है? एक s और 2 p को मिलाया गया है, तो ये मिलता है हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर। sp3 हमें कहां मिलता है? CH4 के अंदर हमें sp3 मिलता है। तो ये किसका बता रहा हूं बेटा? ये कार्बन की बात कर रहे हैं हम, कार्बन। यहां पर कार्बन के ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे, एक s और एक p को। यहां एक s और 2 p के, कार्बन का एक s और 2 p, यहां कार्बन का एक s और 3 p। बाकी ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ने की जरूरत है, कोई टेंशन मत लो। फिर भी मैं आपको आइडिया देता हूं बेटा, आइडिया। मैं इन सबका आइडिया दूंगा आपको, टेंशन मत लो। फिलहाल हम इन तीनों को समझते हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो सबसे पहले मैं CH4 की बात करता हूं बेटा। CH4 के अंदर कार्बन का होता है sp3। इसका क्या मतलब है बेटा? मैं आपको बता रहा हूं कि एक s है बेटा, ये s और 3 p को आपस में मिलाया गया है। एक s और 3 p को मिलाया गया है। बस समझ रहे हो बेटा? कार्बन का एक s और 3 p को मिलाया गया है। तो हमें मिलेंगे, तो हम बोलेंगे देखो ये हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, और कार्बन में sp3, एक s और 3 p, यानी 4, क्या बोला मैंने? 4 हाइब्रिडाइज्ड है। एक है s का और 3 है p का, हाइब्रिडाइज्ड है। तो हाइब्रिडाइज्ड का शेप ऐसा माना गया, ऐसा, इसको बोलेंगे हम हाइब्रिडाइज्ड। तो बोलेंगे इसके 4 हाइब्रिडाइज्ड है, 1 2 ये 3 और मान लो ये 4। तो कार्बन के क्या बोला मैंने? कार्बन के 4 ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। और यहां पर हमारे पास 4 हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन को ऐसे बनाना होता है बेटा, ऐसे, ये हाइड्रोजन है। तो बस, और इसमें अगर इसमें हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखो एक ऐसे और ऐसे। इलेक्ट्रॉन भरना सीखा होगा आपने, उसमें क्या बोलते हैं? चैप्टर 2 में सीखा होगा इलेक्ट्रॉन भरना, अपोजिट स्पिन में। तो एक ऐसे और एक ऐसे इलेक्ट्रॉन भर देंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो ये इसी को बेटा हम CH4 बोलते हैं। हम बोलते हैं कार्बन के, सुनो ये कार्बन है और इसके 4 ऑर्बिटल्स है हाइब्रिडाइज्ड, तो ऐसे बन जाता है CH4, 1 2 3 4। तो ये कार्बन, और कार्बन के हर जगह ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो बेटा अभी हमने पढ़ा sp3 का मतलब क्या है? एक s और 3 p, यानी 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे कार्बन के आसपास। अब बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं sp2। तो जैसा मैंने आपको बताया, sp2 किसमें मिलता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। अब मेरे सुंदर बच्चों इसको ध्यान से समझना। sp2 का मतलब क्या है? देखो जैसे मैंने कहा कि एक s और p की बात करते हैं, तो ये s है बेटा और ये है p। तो sp2 का मतलब क्या है कि एक s लेना है, समझना ध्यान से। एक s लेंगे, एक s और 2 p लेंगे बेटा, 2 p। एक s लिया गया और 2 p लिया गया बेटा, कितने p लिए गए? 2 p। तो यहां पर हमें मिलेगा ये वाला हाइब्रिडाइज होगा, ये भी हाइब्रिडाइज होगा, ये भी हाइब्रिडाइज होगा। यहां पर एक रह जाएगा अनहाइब्रिडाइज्ड, ये रहेगा अनहाइब्रिडाइज्ड, ये हाइब्रिडाइज नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा इससे क्या होगा मैं समझा रहा हूं। देखो, तो जब हम कार्बन बनाएंगे, देखो जैसे एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो हमें पता है कि अगर कोई कार्बन है, जैसे इस कार्बन की बात करते हैं, तो इस कार्बन में 1 2 3, एक s और 2 p, 3 है हाइब्रिडाइज्ड, तो 3 हाइब्रिडाइज है बेटा। तो 3 हाइब्रिडाइज है, तो इसको ऐसे दिखाते हैं हम। देखो हम कहते हैं देखो एक हाइब्रिडाइज ये रहा, दूसरा हाइब्रिडाइज ये रहा, ऐसे हम दिखाते हैं, समझना। हाइब्रिडाइज को ऐसे दिखाया जाता है फूल के पत्तों की तरह, और तीसरा हाइब्रिडाइज ये रहा।
तो किसी ने कहा अच्छा इसका मतलब अगर इस कार्बन के 3 हाइब्रिडाइज्ड है तो बगल में एक और कार्बन है, इस कार्बन का भी sp2 होगा, क्या होगा sp2, तो इसका भी ये हाइब्रिडाइज्ड होगा, यहां हाइब्रिडाइज्ड और यहां हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है बेटा। लेकिन लेकिन हमें मतलब इस कार्बन के भी sp2 और इस कार्बन का भी sp2, लेकिन हमें पता है कि कार्बन के अंदर एक है अनहाइब्रिडाइज्ड, तो अनहाइब्रिडाइज्ड को ऐसे बनाते हैं लंबा करके यू, तो जो लंबा सा बना रहा हूं बेटा इन दोनों कार्बन का है अनहाइब्रिडाइज्ड, तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो लंबा होता है बेटा, ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड को लंबा बनाना, ये रहा, क्या याद रहेगा। अब ध्यान से समझना, ध्यान से, अब होगा क्या प्यारे बच्चों, समझना ध्यान से कि हमें कितने हाइड्रोजन भरने हैं, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, 2 हाइड्रोजन उस कार्बन पे, तो इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन यहां आएंगे और इस यहां के 2 हाइड्रोजन यहां आएंगे। अब देखो यहां पर हुआ क्या है, इस कार्बन का ये वाला, इस कार्बन का ये वाला आपस में बॉन्ड बना लेगा, इसी को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड बेटा, क्यों, यहां पर हुआ है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फिर क्या होता है देखो, इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये वाला इससे बना लेगा, तो यहां पर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, क्या बनेगा बेटा, साइड वाला पाई बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या बनाया क्लियर। अब देखो हाइड्रो इलेक्ट्रॉन भरना मत भूलना, आई बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं, हाइब्रिडाइज है छोटे वाले और बड़ा वाला क्या है, एक है अनहाइब्रिडाइज, तो यहां पर एक बड़ा वाला होगा और यहां पर एक बड़ा वाला। अब बाकी यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में, किलो भैया इलेक्ट्रॉन हम भर रहे हैं बॉन्डिंग करवाने के लिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसका मान लो एंटी क्लॉक है तो इसका क्लॉक हो जाएगा, ये आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं ना, तो एक क्लॉक है तो एक एंटी क्लॉक करके। अब फिर क्या मिलेगा हमें, देखो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये कार्बन और यहाँ 2 बॉन्ड मिलेंगे, एक तो होगा ये वाला हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये सिग्मा होगा, और एक ऊपर वाला होगा पाई, और इधर एच एच एच, और याद करो हमने ये पढ़ा था कि डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड, तो बेटा ये हमने पढ़ा पता है कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2, तो sp2 में क्या हुआ बेटा, एक रह गया अनहाइब्रिडाइज्ड, क्या बेटा कुछ नहीं। अब देखो sp पढ़ते हैं, sp, तो sp में क्या होता है, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H H, यहां पर sp होता है, तो इसे कैसे समझेंगे हम, देखो sp का मतलब क्या, देखो एक S है और P है, ये S और ये P, P इनके 3 होते हैं, सॉरी P के 3 डब्बे होते हैं, इसमें सिर्फ ये पार्टिसिपेट कर रहा है, एक S और एक P, यानी 2 मिलेंगे हाइब्रिडाइज्ड, तो हमने 2 कार्बन बनाए, हमने 2 कार्बन बनाए और इसके अंदर हमें मिलेंगे 2 मिलेंगे कैसे, हाइब्रिडाइज्ड, तो इसका 2 हाइब्रिडाइज्ड, एक ये वाला हाइब्रिडाइज्ड है और एक ये वाला, वैसे इस कार्बन के भी कितने होंगे 2, तो इस कार्बन का ये और ये क्या होगा हाइब्रिडाइज्ड, तो इन दोनों कार्बन के 2 हो गए हाइब्रिडाइज्ड और 2 क्या बच गए अनहाइब्रिडाइज्ड, तो अनहाइब्रिडाइज्ड वाले को लंबा बनाना है बेटा, जितना लंबा आपसे बन सकता है, ये बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड, इसके अनहाइब्रिडाइज्ड में यहां बना देता हूं, ये जो लंबे वाले हैं ये है अनहाइब्रिडाइज्ड बेटा। अब क्या करना है, हमें 2 हाइड्रोजन लगाना है, तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहां लगा देंगे, देखना ध्यान से, ये रहा हमारा एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन हमारा ये रहा, और क्लॉक एंटी क्लॉक में इलेक्ट्रॉन भी भर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, ये हो गया हेड ऑन, क्या हो गया, तो यहाँ पर एक सिग्मा, ये सिग्मा है बेटा, ये क्या है, अब मान लो ये है ऐसा कुछ है ना, तो ये वाला बंदा इससे कर लेगा साइड में और ये वाला बंदा उससे कर लेगा साइड में, तो पता क्या होगा बताओ, 2 बॉन्ड बनने कौन से वाले बताओ, 2 बॉन्ड बनने साइड वाले, तो कार्बन, तो यहाँ पर पाई बनेगा, एक ये वाला पाई और एक ऊपर वाला पाई, तो देखो कार्बन और कार्बन में एक सिग्मा है और 2 कितने बताओ, 2 पाई है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा, एक सिग्मा 2 पाई, आई बात समझ में, तो इसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। सो ये बातें समझ में आ गई, ओके। अब ना मैं आपको एक गजब की ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक क्या रहेगा, ट्रिक ये रहेगा कि जब भी, ट्रिक यहां से बता रहा हूं, अगर 2 आए तो sp बोलेंगे, सुन लो, 3 4 5 6 7, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं किसी ने क्वेश्चन दिया CH4 और इसमें हमें कार्बन की पूछ रहा है, वो कार्बन, तो काम करेंगे हम वो निकालेंगे, ट्रिक से एक नंबर आता है, आपको कैसे निकालते हैं, ट्रिक होता है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 4, और साइड में कितने एटम है, 4/2, काटेंगे तो 4 आएगा, और 4 का मतलब sp3, तो CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। वैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, मान लो BCl2 बोला किसी ने, तो BCl2 कैसे निकालोगे, बेरिलियम के लास्ट में कितना होता है, बेरिलियम के लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, साइड में एटम कितने हैं 2/2 आया 2, तो यहां पर क्या होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। मान लो PCl5 है, PCl5 में हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है, ट्रिक कहता है, क्या कहता है ट्रिक, फोस्फोरस के लास्ट में 5, क्लोरीन का साइड एटम कितना है 5 क्लोरीन अपॉन में 2 5, तो 5 का होगा sp3d, समझ गए। तो आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, बस वो ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या होता है मैं बता दूं एक बार और, ट्रिक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस साइड के एटम अपॉन में 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेन एटम के प्लस साइड एटम अपॉन में 2, इस प्रकार से इजीली आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। तो एग्जाम में आता भी है बेटा, मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं वो करके दिखाना है, जैसे आपसे कोई बोले बताओ, कुछ भी पूछ ले कि NH4 प्लस में बताओ, NH4 प्लस में बताओ, तो कैसे करोगे, दिमाग लगाना है। देखो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितना होता है, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में होता है 5, कितना होता है 5, लेकिन एक प्लस है, प्लस का मतलब एक हट गया, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 होता है और प्लस का मतलब एक हट गया, तो 4 आएगा, क्या आएगा, देखो नाइट्रोजन के लास्ट में होता है 5 और प्लस का मतलब एक कम हो गया, कम मतलब 4, तो 4 प्लस कितने हाइड्रोजन 4 अपन में 2, आंसर क्या आएगा 4, और 4 के लिए स्ट्रक्चर कैसा होता है N 1 2 3 4 और बाहर पॉजिटिव, स्ट्रक्चर बता रहा था इसका, समझ में आया। मतलब मैंने प्लस का कॉन्सेप्ट सिखाया कि प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, कि होते नाइट्रोजन के 5 पर हमने 4 लिखा है, क्यों, क्योंकि प्लस का मतलब एक कम है। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन किसी का भी बना सकते हो, स्ट्रक्चर किसी का भी बना सकते हो, सब सिखा दिया मैंने। अब हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसके टॉपिक का नाम है मॉथ, क्या नाम है बेटा, मॉथ, MOT, क्या चैप्टर का नाम, MOT, मॉथ, अभी करवाता हूं, लिखो, देखो बेटा यही है हमारा मॉथ थ्योरी,
इसको लोग प्यार से मौत बोलते हैं, मौत, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है समझिए, कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जैसे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल होता है तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शंस। क्या मतलब है सर? देखिए ये कहता है कि वेव फंक्शंस की बातें करता है, ये कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि वेव मॉडल ऑफ एटम, याद है आपको? वेव मॉडल ऑफ एटम, तो उससे थोड़ा सा कनेक्ट हो सकता है ये, पर हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिंपल समझेंगे कि जैसे वेव से क्या मतलब है। देखिए जैसे मैंने कहा कि ये वेव है, जैसे मैं एक लाइन खींचूं, इस लाइन के ऊपर ये वेव है, एक वेव, तो इस वेव में प्लस और माइनस है सपोज करो, तो मान लो ये कोई ए नाम के एटम का है और ये कोई बी नाम के एटम का है। जैसे मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, देखो ये कोई ए नाम के एटम का वेव फंक्शन है और ये कोई बी नाम के बंदे का वेव फंक्शन है, तो मान लो ऐसा हो सकता है कि इस ए और बी के प्लस के ऊपर प्लस आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि मान लो ये ए है, ए का प्लस है, और कोई बी है तो बी का माइनस आ जाए। तो यहां पर क्या होगा, लॉजिकली सोचते देखो, ये प्लस के ऊपर प्लस है तो यहां पर एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडिशन, कि इसका वेव फंक्शन इसके वेव फंक्शन पे ऐड हो गया, यहां पर इसका वेव फंक्शन और इसका वेव फंक्शन आपस में माइनस हो गया। क्या हो गया? नहीं समझे? अब तो बोले सर हमें वेव फंक्शन समझ में नहीं आता, तो समझना क्यों है? सिंपल समझो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन है, ये ऐड हो गए, ये प्लस और माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, सब्ट्रैक्ट। अगर सब्ट्रैक्ट हुए या फिर क्या हुए, ऐड, या तो वेव फंक्शन ऐड होंगे या तो जो वेव है वो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो हमारा क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इसको पढ़ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। और देखो ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, सब एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स ये सब की चीजें हैं, आपको समझ में आएगी वेव फंक्शन क्या है, ये सब सिंपल है। अगर ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब इसमें क्या बात है खास है जो हमें समझना है, अगर एडिशन होगा तो क्या होगा? एडिशन होगा तो उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी। क्या मतलब है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। अगर मान लो एक पॉजिटिव के ऊपर कोई दूसरा पॉजिटिव आ जाए तो बोलेंगे प्लस प्लस, ऐड हो गया, ऐड। तो एडिशन की वजह से क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जिसकी एनर्जी कम होती है, लोअर एनर्जी होगी और ये स्टेबल होगा। यानी सर अगर एडिशन होगा तो उसका नाम पड़ेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मान लो एडिशन से कुछ नया बन गया, मैं कहता हूं कुछ नया बन गया, कुछ नया मतलब कुछ ऐसा बन गया, तो दो चीजें ऐड हुई, तो ये जो तीसरा बनकर रेडी हुआ इसका नाम रहेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसकी एनर्जी होती है लो और ये स्टेबल होता है। इसमें हम बोलते हैं रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से या फिर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको आगे समझ में आएगा। अगर सब्ट्रैक्शन हुआ है, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि मान लो कोई प्लस वाला बंदा माइनस में आ गया, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो जो सब्ट्रैक्शन से जो बनकर रेडी होगा, जो नई चीज बनेगी, उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, और इसकी हाई एनर्जी होती है और ये लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल। और प्यारे बच्चों यहाँ पर सिग्मा स्टार और पाई स्टार का इस्तेमाल किया जाता है। स्टार का मतलब होता है इनकी एनर्जी ज्यादा है और ये लेस स्टेबल है। तो हमने क्या सीखा हम लोगों ने कि देखो यार, वेव फंक्शन अगर ऐड हुए तो बोलेंगे बॉन्डिंग, और वेव फंक्शन माइनस हो गए तो उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले में सिग्मा और पाई होगा, एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार पाई स्टार होगा। सर थोड़ा समझा दो, अभी लिख लेना, पहले थोड़ा समझ लो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो अब ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले ये देखो जो आगे है हमारे पास, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये मॉलिक्यूल्स के लिए बनाया गया है। मॉलिक्यूल्स का एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू एनर्जीज इसको बनाया गया, अकॉर्डिंग टू एनर्जीज। ये है O2 के लिए एंड F2 के लिए। कि मान लो O2 मॉलिक्यूल है और F2 मॉलिक्यूल है, तो जब जैसे ऑक्सीजन है, तो जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना होगा तो ऐसा हुआ होगा वेव फंक्शन ऐड हुए होंगे। क्या हुए होंगे? वेव फंक्शन ऐड हुए होंगे। और ऐसा भी होगा कि वेव फंक्शन आपस में माइनस भी हुए होंगे। तो जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। एडिशन से बनेगा बॉन्डिंग और सब्ट्रैक्शन से बनेगा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाले को हम ऐसे दिखाते हैं सिंपल, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, पाई पाई, तो ये वाले बॉन्डिंग वाले हैं। लेकिन ऐड होने के साथ साथ सब्ट्रैक्ट भी हुए होंगे, तो ये देखो स्टार वाले, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, पाई स्टार तो स्टार वाले हैं एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो जो नॉर्मल वाले हैं, नॉर्मल वाले जिसमें स्टार नहीं है, नॉर्मल वाले का नाम क्या है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और ये कैसे हैं? एंटिंग ऑर्बिटल्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है जो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को करते कैसे? तो मान लो हम O2 की बात करते हैं। O2 में होता है 16 इलेक्ट्रॉन बेटा। क्यों? एक ऑक्सीजन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, दो ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमें 16 इलेक्ट्रॉन भरने बेटा, 16 इलेक्ट्रॉन। देखो 16 इलेक्ट्रॉन में कैसे भरूंगा, देखना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन। आपको पता ना S के अंदर 2 भर सकते हैं, सीख लो जिसको नहीं पता। S के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और P के अंदर, एक P के अंदर भी हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अरे गधो, अगर एक P है तो P के अंदर होते हैं 3 डब्बे, 3 डब्बे होते हैं ना P के अंदर, तो एक डब्बे में आप 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हो। तो P के अंदर टोटल 6 होते हैं, पर एक P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन एक P में, एक P में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे भरने हैं 16 इलेक्ट्रॉन, तो 2 आएंगे बॉन्डिंग में, 2 आएगा एंटी बॉन्डिंग में, फिर बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग। कितने भर चुके हम? 2 4 6 8 10। अब यहां पर ऐसे भरना होता है 11 12 13 14। यहां इक्वल का साइन है, तो पहले हम एक इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। आपने पढ़ा है बचपन में कि पहले अगर समझ पा रहे बात? कुल मिला कैसी बात है, जब इक्वल का साइन होता है ना तो हम ऐसे भरते हैं। जैसे हमने यहां तक कितना भर लिया, 2 4 6 8 10, तो हम भरेंगे 11 12 13 14। 14 हो गया, तो अब क्या हो गया? ये 15, और फिर ये 16, फिर यहाँ पर 17, फिर 18। लेकिन यहाँ पर 17 18 तक हम जाएंगे नहीं, 16 में ही खत्म हो गया हमारा खेल। यानी जब इक्वल का साइन आता है तो एक एक करके भरते हैं। तो ये हमने भरना स्टार्ट कर दिया। वैसे आप F2 के लिए भी भर सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पर हमें सीखना क्या है बेटा? ये सीखना है जो मेन है इस चैप्टर में, ये बॉन्ड ऑर्डर।
बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है बॉन्ड ऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने का एक फॉर्मुला होता है, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मुला। जहां पर फॉर्मुला को पढ़ो 1/2, यह है बी मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। एनबी का नंबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, और एनए का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। यानी एंटी बॉन्डिंग का मतलब स्टार के साथ, स्टार के साथ। सर एक बार समझाओ इस क्वेश्चन को, समझते इस क्वेश्चन को। कहां गया हमारा क्वेश्चन? ये रहा। हमें मान लो किसी ने बोला बता ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसमें बॉन्ड कितने हैं, डबल है कि ट्रिपल है, क्या है? तो मैंने कहा मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा। तो मैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा हूं, कैसे निकाल रहा हूं? देखो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो 1/2 बॉन्डिंग में गिनो, बॉन्डिंग का मतलब होता है बिना स्टार। बिना स्टार कितने हैं? 2 4 6 8 10, बिना स्टार के 10 है। अब एंटी मतलब स्टार के साथ, 1 2 2 4 और ये 2 6, तो 10 में 4 के 6, 4/2 यानी 2, यानी कि ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है, ठीक है। जहां एनबी और एनए का मतलब क्या आपको पता लग गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूल्स, कुछ रूल्स आपको समझना है। क्या रूल समझना है? कि अगर बॉन्डिंग वाला ज्यादा है तो अच्छी बात है कि बॉन्डिंग वाला ज्यादा है। अगर बॉन्डिंग वाला ज्यादा है तो स्टेबल होगा और मॉलिक्यूल जिंदा रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर कभी स्टार वाला ज्यादा हो जाए, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हो जाए, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा और एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर ये एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हो जाए, समझ नहीं आया। अरे भैया एंटी बॉन्डिंग का मतलब है माइनस होके जो बना है, और माइनस होके जो बना है अगर उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो अनस्टेबल होगा और डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अच्छा, कभी अगर दोनों बराबर हो जाए तो, अगर दोनों बराबर हो गए ना तो जीरो बॉन्ड आएगा। कितने बॉन्ड आएगा? और जीरो बॉन्ड का मतलब है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर मुझे समझ नहीं आया, एक एग्जांपल दो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो मेरे को किसी ने बोला हीलियम 2, हीलियम 2, तो मैंने कहा ठीक है हीलियम 2 है, हीलियम 2 को पढ़ाई करते चलो फटाफट। देखो बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए ये होता है बेटा, ये वाला फार्मूला। पीछे वाला किसके लिए था बताओ? पीछे वाला O2 और F2 के लिए, बाकी सबके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मान लो मुझे किसी ने बोला हीलियम 2 की स्टडी करनी, मैंने कहा कि 2 हीलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हीलियम में 4, तो 2 मैंने यहां भर दिया, 2 यहां भर दिया। अब यहां पर क्या हुआ है सोचो, इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन में 2, तो बॉन्डिंग भी 2 है, एंटी बॉन्डिंग भी 2 है, 2 - 2 0, तो 0 अपॉन में 2 क्या आ गया? 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है, यानी हीलियम 2 के अंदर बॉन्ड होता ही नहीं है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप लोगों ने जानते हुए बात पढ़ रखा है कि हीलियम अकेला रहता है, हीलियम किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, वो नोबल गैस है, पढ़ा है ना। इसका मतलब हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप चेक कर सकते हो कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और किसी का भी आप क्या निकाल सकते हो? बॉन्ड ऑर्डर। बस याद रखना है कि ये वाला फॉर्मूला एग्जाम में कहीं अच्छे से इधर उधर अच्छे से याद कर लेना। यहां पर याद कर लोगे ज्यादा बढ़िया है, यहां पर लिख लो, इसको याद करते रहो करते रहो करते रहो, पर एग्जाम हॉल में हाथ लेके मत जाना बेटा। ये कौन सा हाथ है? बाया हाथ। अगर वहां पर तोड़ दिया गया ना तो बड़ी दिक्कत होगी। चलो आजकल तो जेट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चलो जेट चल रहा है ना आजकल, तो लोग पिचकारी मार रहे थे, खेल खत्म, तो हाथ की नीड है नहीं इतनी, तोड़ दे बेटा। चीटिंग करना पाप है, गधा हमारा दोस्त है, बाप नहीं दोस्त है। चलो तो आपने क्या सीखा? हम किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं और साथ ही साथ हम ये बता सकते हैं कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस प्रकार से चैप्टर खत्म हो जाता है। अब एक बात रखना, इस चैप्टर में एक होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, जो बहुत कम चांस है कि आता है, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। किसी को अगर डायग्राम एनसीईआरटी से याद करना है तो एनसीईआरटी से याद कर लो, और डायग्राम अगर याद नहीं करना है तो उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, ट्रिक यूट्यूब पे ट्रिक बना रखी है, वो देख लेना। याद क्या करोगे? एनसीईआरटी से याद करोगे तो डर जाओगे, बड़ा खतरनाक सा डायग्राम है, उसका नाम होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। तो डायग्राम मैंने ट्रिक बना रखी है, वो देख लेना, सबसे बढ़िया। अब कहानी क्या है कि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बताओ कार्बन C2, ऐसा कुछ आ जाए या आ जाए, कुछ भी आ जाए क्वेश्चन, तो कर लोगे ना। मान लो आ जाए क्वेश्चन O2+, तो O2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 15 इलेक्ट्रॉन, और O2 में होते हैं 16, प्लस का मतलब 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन भर लेना, 15 इलेक्ट्रॉन। मान लो किसी ने बोला O2- कितने इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में होते हैं 2 में 16, माइनस मतलब 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन भर लेना, 2 4 6 8 17 भर लेना, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना। अच्छा अब एक छोटी सी लास्ट पॉइंट, एक टॉपिक होता है पैरामैग्नेटिज्म, 12th में आता है, फिर भी पैरामैग्नेटिक किसे बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखो, जैसे इस वाले केस में देखो, जब हम अगर मान लो O2 की बात करें, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, कितने 16, तो हम ऐसे भरेंगे 2 4 6 8 10 12 13 14 15, नहीं 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पर यह है अनपेयर्ड है, यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई लास्ट में। और जब पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक का मतलब है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो, मैग्नेट से क्या हो? अट्रैक्ट, यानी जो ऑक्सीजन गैस है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं नाइट्रोजन गैस की बात करूं, नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस में होता है 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 का मतलब पता क्या हो गया? 14 का मतलब हो गया, अब भरो 14 इलेक्ट्रॉन भरो, N2 के अंदर भरो, 2 4 6 8 10 11 12 13 14, तो ये सारे पेयर्ड है, पेयर्ड, तो ये पेयर्ड है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, जो मैं पढ़ा रहा था कि किसी के पास पैरामैग्नेटिक किसे बोलेंगे? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ये 12th में अच्छे से पढ़ोगे, 12th में भी तो हल्का सा बता रहा हूं। और डायामैग्नेटिक उसको बोलते हैं जो पेयर्ड हो, पेयर्ड पेयर्ड। पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो, अट्रैक्ट, उसे पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो ऑक्सीजन गैस कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक, और नाइट्रोजन गैस डायामैग्नेटिक। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, भगवान आपका भला करे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में अगर हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की बात करें तो इसमें एक रेजोनेंस को हल्का सा बताया गया है, रेजोनेंस, बॉन्ड एंगल, तो ये सब ना ऑर्गेनिक का हिस्सा है। जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें काफ़ी डिटेल में है, डिटेल में। वैसे बॉन्ड एंगल कोई बड़ी बात है नहीं, जैसे मान लो ये बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो मैंने बताया भी होगा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में 104 डिग्री होता है, तो यही होता है बॉन्ड एंगल, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रेजोनेंस की अगर मैं बात करूँ, यानी इस चैप्टर में अगर कोई पॉइंट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट,
जैसे हम रेजोनेंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इनका जो डिटेल्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ऑर्गेनिक में जो आप सेकंड बुक पढ़ोगे ऑर्गेनिक, उसके अंदर आएगा ये सब। लेकिन फिर भी मैं हल्का सा आपको हाइड्रोजन बॉन्ड जितना हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना आपको बता रहा हूँ, बाकी डिटेल्ड दोबारा बोल रहा हूँ, डिटेल्ड ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, यानी जो भी चीजें छोटी मोटी छोटी है वो ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है देखिए, तो लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि जब अट्रैक्शन हो हाइड्रोजन का फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मैं समझाता हूँ देखो, जैसे ये OH और H है और बगल में है OHH, तो समझना क्या होगा, देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला जिसको मैं अभी हाईलाइट करूंगा, देखो देखना, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का अट्रैक्शन इस हाइड्रोजन से हो रहा है, तो इसको बोल देते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि यहाँ एक बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा बेटा। तो ये थोड़ा सा है, बाकी ऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ेंगे कि अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन, तो देखो इस हाइड्रोजन का अट्रैक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, तो अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं बेटा। दोबारा बोल रहा हूँ, डिटेल में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। से दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है इसको समझते देखिए, थोड़ा मैं आपको इंटर वाला समझा दूं, इंटर समझाता हूं आपको, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर में क्या होता है देखिए, इंटर वाला होता है अकर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, अकर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, क्या मतलब है समझाता हूं देखो। जैसे मैंने कहा H और F है और ये दूसरा HF है, तो होगा क्या यहाँ पर ये वाला फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको लाल से या किसी और कलर से, मान लो व्हाइट से करके दिखाता हूँ यार। तो ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन में अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है ना, यानी कि जब ठीक है आई बात समझ में, तो इसको इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं, यानी कि जब हाइड्रोजन का, समझना देखो हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, हाइड्रोजन का अट्रैक्शन हो फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ। जैसे इस हाइड्रोजन का अट्रैक्शन इस ऑक्सीजन के साथ हमने करा दिया, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, इसका हाइड्रोजन बगल वाले ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है, अकर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल है, देखो एक HF और ये दूसरा HF, तो ये HF एक अलग मॉलिक्यूल है, ये HF एक अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन इसका फ्लोरीन इसके हाइड्रोजन के साथ गुपचुप कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अब एक होता है इसके अंदर इंट्रा बेटा, ये सब हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे अच्छे से, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है प्यारे बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर में कुछ ऐसा होता है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से समझना। इंट्रामॉलिक्यूलर में कुछ ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल है, डिफरेंट मॉलिक्यूल। इंट्रामॉलिक्यूलर में होता है सेम में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये हमारा है एक कंपाउंड, यहाँ OH है और यहाँ NO2 है, इसको बोलते हैं O नाइट्रोफिनॉल, इसको ऑर्गेनिक में हम अच्छे से पढ़ेंगे, O नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं, बोल रहा हूँ ना ऑर्गेनिक का टॉपिक है ये। तो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन में स्टार्ट हो जाएगा, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, देखो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन में, तो ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही हुआ है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा। देखो इंट्रा मॉलिक्यूल कहाँ होता है, अकर्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इसमें देखो ऊपर क्या इंटर में क्या, देखो इंटर में एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है और इनके बीच में बॉन्डिंग हो गया। इंट्रा मॉलिक्यूलर में क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल है जिसको O नाइट्रोफिनॉल बोल रहे हैं, इसका H और इसी का ऑक्सीजन, इसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड कर रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटा सा अपडेट दे रहा हूं आपको। सो प्यारे बच्चों, हम कुछ अपडेट्स की बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा फ्री में, और एग्जाम टाइम पर तो मैं बहुत कुछ लेके आने वाला हूं आपके लिए। पर फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं, अगर आप JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं या आपके स्कूल में बहुत हार्ड पेपर बनता है, तो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को देखो, 1 महीने पहले आया है। और अगर आपको JEE एडवांस जैसे लेवल की तैयारी करनी है, बहुत डिफिकल्ट लेवल की तैयारी करनी है, तो इन वीडियोस को प्रेफर करो। और अगर आपका स्कूल एकदम नॉर्मल स्कूल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो इस वीडियो को देख लो, जो वीडियो मैंने आपको भी पढ़ाया है, और बस ये कर लो, बस ये कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया अभी जस्ट ये। तो कुल मिला के अगर सर मेरा स्कूल नॉर्मल पेपर बनाता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो अभी जो वीडियो देख रहे हो वो, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस। लेकिन स्कूल पेपर हार्ड बनाता है, तो अगर मीडियम स्कूल है तो ये वाला वीडियो देखो, चाहे ये वाला वीडियो, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों वीडियो एक जैसे ही है। लेकिन एडवांस और नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये बड़े वीडियो देखना है, इसमें बहुत गजब तरीके से पढ़ाया गया है। और प्लीज बेटा, जिसका स्कूल में पेपर हार्ड बनता है ये देख लेना, केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी लेवल डायग्राम, कई बार एग्जाम में ये आता है। इसके साथ साथ बेटा मैंने एक चैनल बनाया है, ये चैनल है गाइडेड वे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ मैं सिखाने वाला हूँ, अपडेट देने वाला हूँ, कैसे स्टूडेंट होने के साथ साथ आप स्टूडेंट होने के साथ साथ साल में 20 लाख रुपए तक कमा सकते हो। 20 लाख, 15 लाख, है ना, स्टूडेंट होने के साथ साथ। तो मैं यहाँ पर गाइडेंस देने वाला हूँ गाइडेड वे पे, इसे सब्सक्राइब करके रख लो। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो, मतलब गाइडेंस दूंगा। और ये है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, आइस फॉर यू ये चैनल है, प्लीज इसे सपोर्ट करो अगर मुझे थोड़ा भी पढ़ना पसंद है। और हमारा ये बैकअप चैनल है बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अलग अलग बैकअप चैनल है, प्लीज इसे सपोर्ट करो। कल को कुछ होता है तो ये चैनल मेरे लिए जीवन दान बनेंगे। प्लीज गाइस, प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। बाकी गाइडेड वे पे मिलते हैं फटाफट, है ना। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर नॉर्मल स्कूल है तो ये वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी है, और स्कूल टफ लेवल पेपर बनाता है तो प्लीज बड़े वीडियो देखो, और ये एनर्जी लेवल डायग्राम की ट्रिक देखो। जनरली एनर्जी लेवल वाला क्वेश्चन अब नहीं आता एग्जाम में, पर कई सारे टेढ़े टीचर है जो ये वाला दे देते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर।